मेरा थोड़ा सा दूर रखिएगा। अच्छा, CSS में आप लोगों के दिल में, जो कि आप बिगिनर्स हैं, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये क्या है और इसके बाद कौन कौन से ग्रुप्स में एलोकेशन होती है। CSS FPSC का एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें FPSC उन स्टूडेंट्स को या उन एस्पिरेंट्स को रिक्रूट करता है जिनके बारे में उनको यकीन होता है कि इनकी नॉलेज और इनकी आर्टिकुलेशन बहुत वेल है। ठीक है, अगर आपको लगे कि आप CSS करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश की हो या चाहे वो नॉलेज की हो। इन दोनों जो एलिमेंट्स हैं, ये दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों एलिमेंट्स की बेसिस पे जो है वो आप CSS क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज, इफ़ यू डोंट हैव आर्टिकुलेशन, आप CSS क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये बहुत एक मुश्किल एग्जाम है या आपके लिए ये कभी नहीं हो सकता। CSS कोई भी शख्स कर सकता है, चाहे वो फॉरेन ग्रेजुएट हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हो, या फिर वो कभी भी स्कूल गया ही ना हो, वो शख्स भी CSS क्वालिफाई कर सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप CSS तब क्वालिफाई करते हैं जब आप स्मार्ट वर्क करते हैं। आई ऑलवेज से कि जब आप स्मार्ट वर्क करते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट होती है, आप तभी CSS क्वालिफाई कर सकते हैं। यूजुअली आप करते क्या है कि जब आपको कोई बता देता है कि CSS एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, यू पीपल बिकम वेरी वरिड और आपको लगता है ये मुझसे तो नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटजी होती है ना वो बहुत गलत होती है प्रेपरेशन की। आपको लगता है इसमें हर रोज़ मुझे अखबार पढ़ना पड़ेगा, हर रोज़ मुझे मैगजीन्स पढ़ने पड़ेंगे और पता नहीं क्या क्या कुछ मुझे पढ़ने को जो है ना वो मिलेगा, इसके बाद ही मैं जाके CSS क्वालिफाई कर सकूंगा, मैंने कोई 50-60 किताबें पढ़ी होंगी फिर ही मैं CSS कर पाऊंगा। ये सारे के सारे मिथ्स हैं CSS से रिलेटेड। CSS में जो चीज़ रिक्वायर है वो ये कि आप FPSC की वेबसाइट पे गिवन सिलेबस की तैयारी करें। देखें आप वहाँ पर करंट अफेयर्स का, आप FPSC की वेबसाइट पे करंट अफेयर्स का सिलेबस देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अफगानिस्तान का टॉपिक FPSC ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है। क्योंकि ये मिथ है ना कि CSS का कोई सिलेबस नहीं होता, CSS का सिलेबस FPSC की वेबसाइट पे मौजूद है। जो चीज़ रिक्वायर है वो ये कि आप सिलेबस को डिफरेंट डायमेंशंस में तैयार करें। गॉट इट? आप डिफरेंट डायमेंशंस में सिलेबस को तैयार करें। अगर आपको लगता है कि FPSC की वेबसाइट पे गिवन सिलेबस भी इनफ नहीं है, तो फिर तो आप, इसका मतलब है कि मेच्योरिटी के इस लेवल पे भी नहीं है कि यू पीपल अंडरस्टैंड। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप वेबसाइट से, जहाँ से ये एक नया क्वेश्चन होता है ना एस्पिरेंट्स का कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, तो अगर आपने स्टार्ट करना है और आप बिगिनर हैं तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि आप FPSC की वेबसाइट को ओपन करके सिलेबस को देखें। ठीक, हर एक टॉपिक को देखें। अफगानिस्तान का टॉपिक है, अफगानिस्तान के टॉपिक पे वेल प्रिपेयर करने के लिए आपको हर रोज अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसके लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान पे आप 2 से 3 यूट्यूब की वीडियोस देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि 1979 के बाद अफगानिस्तान की हिस्ट्री क्या रही है और इस वक्त अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। उसके लिए आपको हर रोज अखबार पढ़ने के बजाय कोई अच्छा मैगजीन चूज कर लेना चाहिए या गूगल पे लिखना चाहिए अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, नीचे सारे आर्टिकल न्यूज सेक्शन में आए होते हैं, उनमें से कोई एक खोल के जो है वो कर लें। अखबार पढ़ने में प्रॉब्लम ये होती है कि मैं ये नहीं कहती कि आप ना पढ़ें, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपकी वेस्टेज ऑफ टाइम कितनी है। आप इतना टाइम वेस्ट करते हैं अखबार पढ़ने पे कि सारा अखबार पढ़ते हैं और उसमें जो रेलिवेंट चीज़ होती है ना, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है FPSC की तरफ से, वो आप पूरा नहीं करते। तो ये आप सबसे गलत तरीका है आपका। एक बिगिनर ने जब भी तैयारी शुरू करनी है उसे चाहिए कि सिलेबस को अपने सामने रखे और टॉपिक्स का आइडिया लेना स्टार्ट करे, चाहे वो यूट्यूब से ले, चाहे वो किसी बुक से पढ़े, चाहे वो किसी न्यूज़ के आर्टिकल को ओपन करे, जहां से वो चाहे वो ले। ठीक है, ये एक सेमिनार है बिगिनर्स के लिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो डू आस्क, अदरवाइज पर हम कंटिन्यू करेंगे मेरे एजेंडा के साथ। तो थोड़ा सा बिलाल पीछे रखिएगा, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा, बस इतना। हाँ जी। जैसे कि आपने कहा कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है मतलब ऑलरेडी, तो मतलब इट्स नॉट इजी टू क्वालिफाई। अगर मतलब लेट्स सपोज मैं अपना बताऊं कि मैंने अभी तक सिर्फ सोचा ही है CSS करने का, मतलब मैंने प्रिपरेशन ही स्टार्ट किया। अच्छा। एक स्टेप मतलब स्टार्ट करता है,
तो उसके लिए अब मेरे पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स का है ना। हाँ जी, लेट्स सपोज करंट अफेयर्स हैं, पाक अफेयर्स हैं, बिलाल थोड़ा सा, ऐसे के जो रीसेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इनसे रिलेटेड मेरे पास नॉलेज नहीं है। ठीक है। तो मुझे कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि मैं पहले अपने उन कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करूँ या बेसिक नॉलेज अपना बनाऊँ, फिर अपने जो है ना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ आऊँ। तो उसके लिए मुझे प्लान क्या करना चाहिए? आपका नेम क्या है? जमशेद अली। जमशेद, देखिए अगर तो आप बहुत अच्छे बुक रीडर हैं, ठीक है, आपको लगता है कि मुझे किताबें ज़्यादा बेहतर समझाती हैं, तो फिर आपको चाहिए कि मास्टर्स लेवल की जो भी किताबें होती हैं ना सब्जेक्ट्स पे, वो पकड़ ले पहले। जैसे अगर आपका पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस आपका सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स है या पाकिस्तान अफेयर्स है, मास्टर्स लेवल की जो किताबें होती हैं ना, सबसे पहले आपको बेस बनाने के लिए उनको पकड़ना चाहिए। अगर आप वो किताबें पहले ही पकड़ लेंगे, जैसे जूड हरमन की किताब है, इसके अलावा फिलिप्स की बुक्स हैं, अगर आप वो पहले ही पकड़ लेंगे तो आपको आपके चूंकि बेस आपकी बिल्ड नहीं होगी, तो आपको डिफिकल्ट कंसेप्ट्स की कभी भी समझ नहीं आएगी। यूजुअली लोग वेस्टर्न फिलोसफर्स को पॉलिटिकल साइंस में मुश्किल किताबों से पढ़ते हैं या एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक से पढ़ते हैं। रिकमेंडेड बुक्स पे हम तब जंप करते हैं जब हमें बेसिक आइडिया होता है। बेसिक आइडिया आपको सिंपल इंग्लिश में लेना चाहिए। जब आप सिंपल इंग्लिश में बेसिक आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप जंप करें टुवर्ड्स एनालिसिस एंड टुवर्ड्स आर्टिकुलेशन। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, बट आई टेक योर क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले मास्टर्स की जो सिंपल बुक्स होती हैं उनसे आइडिया लें। अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट अ गुड बुक रीडर और मुझे बुक्स पढ़ने का शौक नहीं, मुझे बेस बनानी है, जस्ट वॉच द यूट्यूब वीडियोस, वेरी वेरी इजी सिंपल। आप वॉक्स देखें, स्टार्ट हेयर देखें, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको एक बहुत बड़े इशू का जल्दी से आइडिया देती हैं। इनकी जो वीडियोस होती हैं आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मिडल ईस्ट की हिस्ट्री देखनी है तो वॉक्स उसके लिए बहुत अच्छा है। वॉक्स पे मिडल ईस्ट के क्राइसिस है उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत जल्दी जो है ना 4-5 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में आपको बता देते हैं कि ये हिस्ट्री। उसके लिए आपको कोई 3-4 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और सीएसएस करते हुए व्हाट आई फील के स्टूडेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग है पाकिस्तान में, लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दे वेस्ट देयर टाइम। आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि पूरा अखबार पढ़ूंगा फिर ही मैं सीएसपी बनूंगा, इससे पहले नहीं बन सकता। हाँ जी मैडम, आप बताएं पहले आफ्टर। आपके इसी क्वेश्चन से मेरे माइंड में एक बात है कि एक मिथ बनी हुई है, जैसे आपने कहा कि हाँ। ये बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और ये सिर्फ हम चंद स्टूडेंट्स को नहीं, या हमारे टीचर्स हमें ये बताते हैं कि आपको, अगर आप कहा करते थे क्या एफएससी के स्टूडेंट को 24 में से 25 घंटे पढ़ना है, जब एक चीज़ को आप में कंसिस्टेंसी से आपके माइंड में एक चीज़ बिठा दी जाती है, तो उसके बाद स्टूडेंट इस चीज़ का प्रेशर तो लेता ही है कि मुझे पढ़ना है, या मुझे अखबार पढ़ना है, या मुझे मुख्तलिफ किताबें पढ़नी है। इस कॉन्सेप्ट को अपनी सोसाइटी से खत्म कैसे करें, क्योंकि हर चीज इस जहन में बैठ गई। हाँ, इस तरह के कंसेप्ट खत्म करने के लिए भी आर द पैरागन्स ना। हम आपको, मैं खुद एज सीएसपी आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं मानती हूँ कि मैंने पढ़ा है, लेकिन जितना बर्डनाइज करके आपको समझाया जाता है ना कि सीएसएस को पढ़ना है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। ये एक्चुअली पता है क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप कंपटीशन में होते हैं हम कहते हैं ना कि आपको अपनी बेस बहुत स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। बेस स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो पढ़ना है ना। तो जो एक तबका पाकिस्तान में ऐसे है जिसे सीएसएस करने का शौक है लेकिन पढ़ने का शौक नहीं है, उन लोगों को समझाने के लिए हम जैसे लोग मजबूर हो जाते हैं फिर कहने पे कि आपको पढ़ना ही होगा। लेकिन जो मैच्योर लोग हैं और जिन्हें पता है कि थोड़ी बहुत स्टडी ज़रूरी है, वो सीएसएस को स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, जब हम ये कहते हैं कि सीएसएस में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो एक हमारी साइकोलॉजिकल हमारा इशू ये होता है कि हम अगले को बर्डनाइज कर रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं सामने वाले को, लेकिन एक्चुअली स्मार्ट वर्क रिक्वायर है। आप उससे गलत अंडरस्टैंडिंग क्या लेते हैं कि मुझे 2 घंटे 3 घंटे में एक टॉपिक प्रिपेयर करना है, ठीक है, और कोई मुश्किल से मोटी सी किताब पकड़नी है जिससे मुझे प्रिपेयर करना है। सीएसएस में अगर आपको 2-3 मिनट की यूट्यूब वीडियो देखने से अफगानिस्तान की हिस्ट्री का आइडिया हो गया है, ठीक है, और इसके बाद आपको एक करंट मैगजीन पढ़ने से आइडिया हो गया कि अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन क्या है और आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे, दैट्स इट। आपकी आर्टिकुलेशन, आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है उस पर थोड़ी बहुत कमांड है, आपको लिखना आता है, आपकी आर्टिकुलेशन ठीक है, तो बस आइडिया को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दें, दैट्स इट। उसके लिए एक अफगानिस्तान पे अलहदा किताब लेकर आना, अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस पे अलहदा किताब लेके आना,
अभी CSS 2021 की क्वालिफायर है, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूंगी, नाम तब मेंशन करूंगी जब वो एलोकेट हो जाएंगे। उनसे परसों मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 50 किताबें पढ़ी और फिर इसके बाद वो एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने के काबिल नहीं थी, तो उन्हें अंदाजा हुआ कि उनकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी। तो CSS में स्ट्रैटेजी और टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। मुझे अगर लगता है कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज से कि बायोलॉजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे अगर हार्ड प्रिपेयर करना ही पड़ेगा तो मैं क्यों हार्ट पर एक अलग किताब लेके आऊँ, मैं क्यों ना यूट्यूब की 4-5 मिनट की वीडियो से अंदाजा कर लूँ कि हार्ट फंक्शनिंग कैसे करता है। तो डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ साथ आपको भी अपने मेथड्स को जो है ना वो चेंज करना होगा, इनोवेटिव करना होगा। एक शख्स जिसे पता है कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है, अब मुझे पता है कि अफगानिस्तान का टॉपिक आपको भी असाइन हो गया, मुझे भी असाइन हो गया, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, मैं 1 घंटे में अफगानिस्तान प्रिपेयर कर लूंगी, आपको 1 हफ्ता लगेगा, क्योंकि आपको बताया गया कि आपको बहुत पढ़ना है। तो पढ़ना से मुराद नहीं, व्हाट इज योर आउटपुट। अगर आप 1 घंटे के बाद वही आउटपुट दे रहे हैं जो दूसरा शख्स 1 हफ्ते के बाद दे रहा है, तो फिर ये तो मेहनत हुई ना फिर। और CSS में फिर ऐसी मेहनत रिक्वायर्ड नहीं है, CSS में स्मार्ट वर्क रिक्वायर्ड है। इसलिए ये देखते हैं कि ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? मेरा ये सवाल है कि सबको ये चांस तो होता है कि हमें CSS करना है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि हमें सब्जेक्ट्स क्या सिलेक्ट करने हैं। मतलब ऑप्शंस हमारे पास कंपल्सरी तो शुरू होते हैं, ऑप्शनल कैसे, और फिर हमें ये नहीं पता होता कि हमारे कौन से सब्जेक्ट हमें आगे मदद करेंगे। मतलब देयर आर डिफरेंट जॉब्स, लाइक AC होता है, कोई DC होता है, कोई फॉरेन मिनिस्टर होता है, कोई कुछ होता है। तो इनके लिए कौन से सब्जेक्ट्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, ये कैसे चूज करना चाहिए। हमें अपने जो पास्ट स्टडी होती है उसको कंसीडर करके अपने आगे लेके जाना चाहिए, या हमारा जो आगे फ्यूचर गोल है हमें उसको कंसीडर करते हुए अपने सिलेक्ट करना चाहिए सब्जेक्ट्स। और सब्जेक्ट सिलेक्शन जो होती है वो किस तरह पेयरिंग करनी चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? माया। माया। माया, देखें, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया आपका इंटरेस्ट और आपकी कमांड होती है सब्जेक्ट पे। देखें, अगर मेरे किसी फ्रेंड ने, मैं बार बार कहती हूँ, स्टैटिस्टिक्स रख लिया और उसकी डिग्री स्टैटिस्टिक्स में थी, तो मैं उसे देख कर स्टैटिस्टिक्स नहीं रख सकती, ठीक है। और हो सकता है कि वो शख्स जिसने स्टैटिस्टिक्स रखी और उसकी डिग्री स्टैटिस्टिक्स में ना हो, वो ज़्यादा मार्क्स ले जाए एज कम्पेयर टू दैट पर्सन जिसकी डिग्री स्टैटिस्टिक्स में थी। तो ये डिपेंड करता है कि आप FPSC की दिए गए सिलेबस पे टॉपिक्स को ज़रा गौर से ऑब्जर्व करें। आप पूरा 1 दिन लगाएं। आई ऑलवेज से कि कम से कम 1 या 2 दिन स्पेंड करें सिर्फ ये समझने में कि इन सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे मेरी कमांड होगी, ठीक है। अगर आपको लगता है आप कश्मीर पे बोल ही नहीं सकते या कुछ लिख नहीं सकते, व्हाई टू चूज कश्मीर, ठीक है। अगर आपको लगता है मैंने अकाउंटिंग्स कभी नहीं पढ़ी, मैंने इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी, स्टैटिस्टिक्स मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, इसका मतलब वो तो सारे उनके आगे क्रॉस है। हाँ, अगर ब्रिटिश हिस्ट्री आपने कभी नहीं पढ़ी लेकिन आपको हिस्ट्री में से एक हिस्ट्री सेलेक्ट ही करनी है, तो आप फिर ब्रिटिश हिस्ट्री, UK मतलब ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री और US हिस्ट्री का सिलेबस सामने रखें, मुस्लिम हिस्ट्री का सिलेबस सामने रखें और सिलेबस के टॉपिक्स को ऑब्जर्व करें कि क्या ये टॉपिक्स हैं जिनमें मुझे कोई 30% नॉलेज हो या मुझे कोई अंदाज़ा हो। वरना एक दफ़ा उनकी कंटेंट लिस्ट कोई अच्छी बुक से या इंटरनेट पे कोई कंटेंट हो तो आप थोड़ा बहुत उसे ऑब्जर्व करें। इसके बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे इस सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आपको जो वाइब्स आती है ना अंदर से किसी सब्जेक्ट के लिए, वो कभी रॉन्ग नहीं होती। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आप US हिस्ट्री सेलेक्ट करें, लेकिन आई वेंट फॉर द ब्रिटिश हिस्ट्री, क्योंकि मुझे लगा कि ब्रिटिश हिस्ट्री का सिलेबस बेशक बहुत लेंथी है, 1000 साल और 100 साल आप कंपेयर तो नहीं कर सकते ना। अब US हिस्ट्री के 100 साल और यहाँ के 1000 साल, लेकिन मैंने 1000 साल पढ़ने को तरजीह दी क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि मेरा इंटरेस्ट भी है और मैं वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं जिसमें मैं लिख भी कुछ पाऊं। आप खुद अपने आप को मुश्किल में डाल रहे होते हैं जब आप समझते हैं कि उसने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था तो मैं भी वैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूं। किसी के मशवरे पे CSP या आने वाला CSP जाता ही नहीं है, वो किसी की एडवाइस नहीं लेता कि मैं ये करूं, आपके कहने पे मैं ऑप्शन रख लूं। मैं आपसे कहती हूँ पंजाबी रख लें, मैं आपको इसलिए कहूँगी क्योंकि वो लैंग्वेज है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लैंग्वेजेस में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, आप आजमा के देख लें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको पंजाबी ना आ रही हो बिल्कुल, आप फिर भी मेरे कहने पर रख लें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अपना इंटरेस्ट देखना है, अपनी कैपेबिलिटी देखनी है, और अगर आपको लगे कि मैंने डिग्री के दौरान इतना अच्छा पढ़ा है कि मुझे ये हेल्प करेगा, तो फिर अपनी डिग्री को भी मैटर, आपकी डिग्री भी मैटर करती है तब जब आपको लगे।
ठीक है। मैंने लॉ किया, इसके बाद मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैंने आगे CSS में पॉलिटिकल साइंस को एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करना था। मैंने कहा पहले मैं मास्टर्स की बुक से बेस बना लूँ, इसके बाद मैं फिर आगे जाके ये जूड हरमन की और बाकी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करूँगी। ये मैंने इंटेंशनली किया, यानी मैंने CSS की बुक्स पहले पकड़ी। मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो बहुत मुश्किल है, अगर मैं वेस्टर्न फिलोसफर्स मुस्लिम फिलोसफर्स पढ़ना शुरू करूँगी, मुझे कभी भी इतनी मुश्किल रिकमेंडेड बुक्स है तो समझ नहीं आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले मैं नरम नरम सी आसान सी किताबें पकड़ूँ। आसान किताबें मुझे अंदाजा हुआ कि मास्टर की हैं, तो फिर मास्टर कर लो बैठे बैठे, जब मैंने मास्टर्स को पढ़ना ही है तो इसलिए मैंने CSS की वजह से मास्टर्स किया, मास्टर्स की वजह से मैंने CSS में पॉलिटिकल साइंस नहीं रखी। तो आपकी डिग्री मैटर नहीं करती, डिग्री मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है जब आप किसी सब्जेक्ट को डील करते हैं, किसी सब्जेक्ट पे प्रिपेयर कर रहे होते हैं कुछ, तो क्या आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग है कि यू गिव कंपटीशन टू अदर एस्पिरेंट्स। आपने मुकाबला करना होता है, तो क्या आप कंपटीशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? जैसे आपने कहा कि अगर CSS पर कोई न्यू आ रहा है, ठीक है, और उसको सब्जेक्ट स्ट्रेटजी वगैरह जो भी है जी। PSC की वेबसाइट है वहाँ पर जाए और ऑप्शनल सब कुछ देख ले, हाँ। ठीक है, एग्जामिन कर ले चीज़ को। उसने अब जो ऑप्शनल थे और कंपलसरी उसने वो सब्जेक्ट्स तो देख लिए, लेकिन अब उसकी जो इनिशियल स्टेज है वो इतनी मतलब इम्प्रूव नहीं है, उसे अब भी उस पर काम करने की नीड है, और जो उसकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो इतनी है कि वो एक पेज भी हाथ से नहीं लिखा। तो उसके लिए उसकी स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए? उसे फिर अपने डे को डिवाइड करना चाहिए, अपने डेज को, ऑल्टरनेटिव डेज को डिवाइड करना चाहिए। उसे एक दिन इंग्लिश ग्रामर पे देना चाहिए और उस दिन लिखना भी चाहिए, दूसरा दिन जनरल नॉलेज के लिए रखना चाहिए, व्हाट आई फील। क्योंकि अगर बेस बिल्ड करनी है ना इस लेवल पे आके, एक तो होता है ना कि आपने 5-6 साल की प्लानिंग की होती है, या मुझ जैसे लोग होते हैं जिन्होंने बचपन से प्लानिंग की होती है, जो बाकी लोग होते हैं जिन्हें अचानक ये ख्याल आता है और उनकी बेस भी बिल्ड नहीं होती, मेरी उनके लिए सजेशन है कि 5 से 6 महीने उन्हें डेली बेसिस पे ग्रामर पढ़नी चाहिए। ठीक है, अगर डेली नहीं पढ़नी तो इस तरह होना चाहिए कि मंडे को फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ग्रामर एंड यू आर राइटिंग एनी पीस, तो सेकंड डे आपको जनरल नॉलेज जैसे करंट अफेयर्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स हैं, इस्लामियात है, इन्हें पढ़ना चाहिए। और एक दिन हफ्ते में ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिस दिन आप इंग्लिश ऐसे लिखें, ज़रूर होना चाहिए। मैं ये बार बार कहती हूँ, दिस इज़ अ गेम फॉर दोज हु राइट। ये उन लोगों की गेम नहीं है जो सिर्फ पढ़ते हैं, ये उनकी गेम है जो थोड़ा पढ़ लें लेकिन उन्हें लिखना आता हो। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, बाकी सारी बातें गैर ज़रूरी हैं, लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको लगता है ये मैंने बहुत पढ़ लिया तो मुझे लिखना भी आ जाएगा, लिखना पढ़ने से नहीं सिर्फ आएगा, लिखना लिख कर ही आएगा। यू हैव टू राइट। तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस शख्स की बेस नहीं है और उसने स्टार्ट करना है, उससे एक दिन ग्रामर को प्रॉपर ग्रामर को, जिसमें एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, जिसमें टेंसेस हो, पंक्चुएशन हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, कॉमन एरर्स हैं वो हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, इसके अलावा जेरेंट क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, हम ईडियम्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, GRE वर्ड लिस्ट में वोकेबलरी का यूज़ किस तरह करते हैं, ये सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, एक दिन। और इसके बाद रात को कम से कम 8-9 बजे 1 घंटा लिखने के लिए भी होना चाहिए, जो कुछ पढ़ा था उसे लिखने के लिए भी। उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होती है, इंग्लिश से उर्दू कैसे होती है, ये सब कुछ सीखना चाहिए। सेकेंड डे उसको करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए रखना चाहिए, अगर उसने बेस बिल्ड करनी है तो। और उसकी 5-6 माह बाद ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। कुछ स्ट्रेटजी ऐसी भी होती है जैसे वो डेली रूटीन पे कोई सजेस्ट करता है कि डेली रूटीन पे कोई बात काम करनी है, बुक करनी है, और उसमें जो करंट सिचुएशन आ रही है उसके देखिए, जिस लेवल पे आप आके बैठे हो ना, इस लेवल पे मैं आपको ये नहीं कह सकती कि एक दिन में 10 लफ्ज़ कर लो, अगले दिन 10 लफ्ज़ कर लो, ये आपका लेवल नहीं रहा। ठीक है, 10 लफ्ज़ वाला तो लेवल रहा ही नहीं। आपको ज़रूरत ये है कि आप एक दिन में ज़्यादा वर्ड्स करें और एक दिन छोड़ के वो जितने सारे वर्ड्स किए थे उन्हें रिवाइज करें और इसके साथ और भी वर्ड्स करें। और सिर्फ वोकेबलरी याद करने से कुछ नहीं होता। वोकेबलरी आप उसे कह सकते हैं कि वो एक रिटेंटिव मेमोरी जिसकी बात है ना, आप उसे मेमोरी में रख नहीं सकते। रोड लर्निंग कर सकते हैं, 5000 लफ्ज़ आपको याद करने को कहा जाए, यू पीपल हैव सो शार्प मेमोरी, आप कर लेंगे, 5 दिन में आप 5000 लफ्ज़ भी याद कर लेंगे। ठीक है, लेकिन छठे दिन आपको कुछ भी नहीं याद होगा कि मैंने क्या किया था। वो 1 पेपर के लिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है कि 1 पेपर में आप प्रिपेयर कर लें सारी वोकेबलरी, रोड लर्निंग कर लें, लेकिन CSS एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसके लिए आपको ना सिर्फ लफ्ज़ को याद करना है, याद रखना भी है। तो याद रखने कैसे याद रखूं?
याद रखने का एक ही तरीका है, मैं उसे लिख कर देखूं और बार बार लिख कर देखूं। तो जो आपको पीस ऑफ राइटिंग का कहा है ना कि आप रात को लिखें, वो वही लिखना है जो सारा दिन याद किया था। ईडियम्स याद किए तो ईडियम्स को लिखें, सेंटेंसेस बनाएं। अगर आपने वर्ड्स याद किए वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाएं। जब तक आप लिखेंगे नहीं ना, आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं आएगी। अगर ये ओरल कोई कंपटीशन होता तो मैं आपसे कहती कि जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी, लेकिन ये बात ओरल तो बात की बात है, पहले रिटन से गुजरना ही बहुत बड़ा मसला बन जाता है उन लोगों के लिए जिनका स्मार्ट वर्क नहीं होता। जी मैडम। मैम इंग्लिश की चूंकि बात हो रही है तो मैं पूछना चाह रही थी कि ऐसे के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? एस्से के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? एस्से में 6 से 7 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इफ़ यू पीपल लाओ तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, या आप में से कोई एक रिमूव कर दें। एस्से के इंग्रेडिएंट्स जब तक पूरे नहीं होते एस्से तो आप लिख ही नहीं सकते, वो तो दैट्स फॉर श्योर। सिर्फ ये कह देने से कि मैं फॉरेन ग्रेजुएट हूँ, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ वहाँ से पढ़ा हूँ, या मैंने सारी ज़िंदगी इंग्लिश पढ़ी है, इससे तो गुजारा नहीं होता। CSS के एस्से में आपको उसके इंग्रेडिएंट्स पूरे करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो कुछ लोग इंग्रेडिएंट्स को यूजुअली यही समझते हैं, इंट्रोडक्शन और बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन। नो, दिस इज अबाउट सबसे पहले जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है इंग्लिश एस्से का, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड वर्ड्स, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना होता है, जैसे आप अपने आइडियाज को और अपने वर्ड्स को प्रॉपर तरतीब देते हैं ना। CSS के एस्से में या किसी भी एस्से में जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज होती है। जो आप सोचते हैं, जो आपके दिमाग में किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपके दिमाग में आता है, क्या वो ऑर्गेनाइज है? ये तो नहीं कि कॉजेज बाद में हैं और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो पहले हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। नंबर 2, स्ट्रक्चरिंग, जिसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर के बगैर एस्से बिल्कुल इनकम्प्लीट है एंड वो स्टूडेंट्स फेल कर जाते हैं एस्से को जो कि स्ट्रक्चर नहीं बिल्ड करते। स्ट्रक्चर इस पर एक बहुत बड़ी, ये तो बहुत मतलब ये एस्से पे लेक्चर तो नहीं है, लेकिन अदरवाइज अगर होगा तो मैं ज़रूर आपको समझाऊंगी कि स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। लेकिन ये ज़रूर समझ लें कि जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए प्रॉपर साख्त के साथ, प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ, उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। पैराग्राफ का अपना स्ट्रक्चर होता है, आउटलाइन का अपना स्ट्रक्चर होता है और हर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि थीसिस स्टेटमेंट की जो पोजीशन है उसे वहां से उठाकर आप कहीं और रख दें। कंक्लूजन की जो फॉर्मेशन है पैराग्राफ की, आप उसे उठाकर कहीं और रख दें, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी तरह पैराग्राफ में भी एक स्ट्रक्चरिंग होती है, पहले क्या बात होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्ट 3 क्या होगा, पार्ट 4 क्या होगा, फिर पैराग्राफ स्ट्रक्चर्ड होता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रक्चर को पूरा करें। नंबर 3 इज द कोहेरेंस। आपके ऐसे में कोहेरेंस होनी चाहिए, बात से बात मिलती हो। ऐसा ना हो कि एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस और तीसरा, और इन तीनों में आपस में कोई कोहेरेंस हो ही ना, यानी आपके जो जितने भी जुमले हैं वो आपस में ही ना मिलते हैं और एक कंप्लीट सेंस ना देते हो जब पढ़ने वाला उन्हें पढ़े, ठीक है। नंबर 4, आर्टिकुलेशन। जब आप लिखते हैं तो आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा, और एक ग्रेव सीरियस किस्म का, फनी इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए एक्सप्रेशन। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें जो ये शो करें कि आप आगे जाके गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लायक नहीं है। आपने कभी एप्लीकेशन का फॉर्मेट देखा है, वो कितनी फॉर्मल होती है। इसी तरह एस्से में जब हम लिखते हैं, मैं ये तो नहीं कह रही कि एस्से एप्लीकेशन होता है, लेकिन एस्से में आपका ओपिनियन, जो कि जिसे मैं 5th इंग्रेडिएंट कहूँगी, आपका ओपिनियन बहुत अच्छे से एक्सप्रेस हुआ होता है और आपके दिमाग में जो आइडियाज होते हैं उनके लिए आप प्रॉपर वर्ड चूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ पिंक कलर की है तो मैं उसे पिंक ही कहूँगी, उसके लिए मैं कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि मेरी आर्टिकुलेशन ये नहीं है। तो प्रॉपर चीज़ों को, आइडियाज़ को वर्ड्स असाइन करना और इसके बाद एक्सप्रेस करना, इसे हम आर्टिकुलेशन कहते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन भी इसे कह सकते हैं, आप एक्सप्रेशन भी ले लें, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम इंशाल्लाह ताला बाद में डिस्कस करेंगे, वी डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। नंबर 5 इज ओपिनियन। आपका ओपिनियन ऐसे में बहुत मैटर करता है, रोड लर्निंग मैटर नहीं करती। आप कहीं से ऐसे को, यूजुअली आपका क्वेश्चन होता है ना कि क्या किसी बुक से ऐसे को प्रिपेयर कर लूँ, आप किसी बुक से ऐसे को प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका ओपिनियन होता है।
आप किताबों को पढ़ लेंगे, आप बेस बना लेंगे, लेकिन एट द वेरी एंड आपको स्टेटमेंट पे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 6 इज रेलिवेंसी। अगर टॉपिक है इस जेंडर इक्वालिटी या मिथ इन पाकिस्तान, तो जेंडर इक्वालिटी पे ऐसे नहीं लिखने को कहा गया, आपसे पूछा गया है क्या ये मिथ है या मिथ नहीं है। इस जेंडर इक्वालिटी या मिथ इन पाकिस्तान, इसमें डेफिनेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी, कॉजेज ऑफ जेंडर इक्वालिटी, इफेक्ट्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी, ये बिल्कुल गलत आउटलाइन की फॉर्मेशन होगी और ऐसे भी आगे इस तरह रॉन्ग फॉर्म होगा, रॉन्गली फॉर्म होगा, ठीक है। आपने लिखना है वेदर इट इज अ मिथ और नॉट, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लाहौर में बच्चे किडनैप हो रहे हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए हो रहे हैं या नहीं। आपको नहीं कहना चाहिए डेफिनेशन ऑफ किडनैपिंग, सेक्शन ऑफ किडनैपिंग, कॉजेज ऑफ किडनैपिंग। दिस इज वेरी वेरी वियर्ड ना। तो इस तरह आपको स्टेटमेंट पर रह के ऐसे लिखना होता है, दैट इज द रेलिवेंसी। और नॉलेज तो फिर है ये तो एफपीएससी के लिए लिखा है, बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐसे के यही होते हैं। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये तो सारा स्ट्रक्चर में आ जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? देखिए जो हमारे ऐसे होगा, ठीक है, अब इसमें तो हमारे पास जो भी टॉपिक आता है, ठीक है, जी। उसके लिए हमें थोड़ा सा सभी डायमेंशन में सोचना पड़ता है, ठीक है। मतलब जो लेट्स सपोज हमने प्रिपेयर किया किसी चीज को एक डिफरेंट तरीके से, तो जो हमारे पास उसने मेन थीम पूछा है, हमें तो उस पे रहना है, ठीक है। उसमें अगर हम ज्यादा बहुत ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच भी यूज करते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि इंसान ऐसा तो सोचता है नहीं कि ये सब, हाँ, मतलब आई गेट इट। तो लेकिन वो रियल लेना ज्यादा बेटर है या बिल्कुल आप रहे ही पॉजिटिव वहां पर? देखो, ऑप्टिमिज्म शो होना चाहिए। मैंने बार बार बताया, घर के मसाइल तो बता सकते हो, घर के खिलाफ नहीं बोल सकते। पाकिस्तान के मसाइल बताओ, बताओ मेरे घर के मसाइल ये हैं, मेरे घर में पानी नहीं है, मेरे घर में एनर्जी क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, मेरे पाकिस्तान में ये इशू है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलना। ये नहीं कह सकते द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इज नॉट ब्राइट इन पाकिस्तान, डिजिटल रेवोल्यूशन विल नेवर कम इन पाकिस्तान। ये बिल्कुल पेसिमिस्टिक अप्रोच है। तो आप हो सकता है सोच, जैसे यू कैन से सिंगल नेशनल करिकुलम डिवाइड्स द नेशन, मैं मेरा तो यही स्टांस है, लेकिन अगर आपका स्टांस ये भी है तो जस्ट ट्राई कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ आप ना लिखें, अपने घर के, बार बार बताती हूँ, घर के मसाइल बताने, लेकिन ऑप्टिमिज्म का दामन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपकी स्टेटमेंट्स इतनी ऑप्टिमिस्टिक हों कि आप बताएं मसला ये है, पर खुद ही बताएं सोल्यूशन ये है, मसला ये है, सोल्यूशन ये है, ठीक है। यू शुड बी वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। जी। जैसे आपने अभी एक ऐसे का नाम लिया, और इस तरह के ऐसे मतलब बुक्स में ना लिखे भी मिल जाते हैं, हाँ? कंक्रीट एसेंस, तो मतलब उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स करंटली जो होते हैं वो देखो, एक आइडियाज उनका आ जाए और कुछ अपना लिख दे, तो एनालिसिस एट द वेरी एंड आपका ही होगा, ठीक है। एनालिसिस एट द वेरी एंड आपका ही होगा। अगर आपको इस पे कमांड है, पढ़ना तो आपको पड़ता ही है, आप डेफिनेटली आइडिया लेते हैं, लेकिन सिर्फ आइडिया लेना होता है, ये आपकी क्रिएटिविटी का इम्तिहान है, आपकी क्रिएटिविटी का, कि आप स्टेटमेंट को देख के किस तरह क्रिएट करते हो। अगर आपको वहाँ पर रोट लर्निंग की होगी, आपने टिपिकल आउटलाइन तैयार की होगी, तो आप मोल्ड नहीं कर सकेंगे। देखिए, आपने तैयार कर लिया ना जेंडर इक्वालिटी, अगर टॉपिक वही आ गया जेंडर इक्वालिटी या पॉपुलर स्लोगन, तो फिर जेंडर इक्वालिटी पे सिर्फ ऐसे नहीं है, पूरी एज अ होल देखो ना स्टेटमेंट को, जेंडर इक्वालिटी या पॉपुलर स्लोगन। आपने किया आईएमएफ, ठीक है, उन्होंने पूछा आईएमएफ अ रिसीप फॉर डिजास्टर और रोड टू स्टेबिलिटी, तो उसमें आईएमएफ में ऐसे नहीं है, इस बात पे है कि अब रोड टू स्टेबिलिटी है या फिर वो डिजास्टर है। जैसे आईएमएफ के बेल आउट्स के कंसिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं आईएमएफ बहुत अच्छा है, कुछ लोगों का कंसेप्ट है नहीं आईएमएफ बेल आउट से हम तबाह हो गए हैं, ईटीसी। तो ये उसी वक्त आपने क्रिएट करना है। और एफपीएससी का एग्जामिनर ही इज वेरी शार्प, उसे सब पता होता है कि ये क्रिएट किया गया है या फिर ये रोट लर्निंग है। रोट लर्निंग पे तो आप कभी नहीं जा सकते, इवेंचुअली आप आउटलाइन में ही फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप जब प्लान की फॉर्मेशन करेंगे वही बहुत वीक होगी, ठीक है। एनीथिंग एल्स? यही अभी जो लास्ट क्वेश्चन था ना, सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड, अच्छा कुछ सब साइंस सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, हाँ जी। कहा जाता है कि स्कोरिंग नहीं है, जैसे मैंने केमिस्ट्री किया हुआ है, केमिस्ट्री कहते हैं, मतलब केमिस्ट्री नहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट में शूट करता बहुत ज्यादा, मतलब कि उसमें वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप केमिस्ट्री में परफॉर्म करो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करो, ऐसा परफॉर्म करो कि पाकिस्तान में कम लोग परफॉर्म कर सकें, आपके बहुत अच्छा स्कोर आएगा। और फिर ये चीज कि किसी भी सब्जेक्ट के स्कोरिंग होने या ना होने के लिए मतलब किन फैक्टर को देखा जाता है? स्कोरिंग या ना स्कोरिंग होने के लिए सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि क्या वो सब्जेक्ट
थ्योरी बेस्ड है या कैलकुलेशन बेस्ड है या स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है? देखो, अगर तो सब्जेक्ट ऐसा मैथमेटिक्स है तो उसमें मैं स्कोरिंग और अनस्कोरिंग का ट्रेंड नहीं कह सकती। उसमें तो जिसने लिखा उसने स्कोर किया, जिसने ना लिखा उसने स्कोर नहीं किया, वो तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स बाहर हो जाएंगे। बाकी हमारे पास थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स आ गए, उनमें ये देखा जाता है कि प्रैक्टिकलिटी आपको सब्जेक्ट की आती है कि नहीं आती। क्योंकि क्रिमिनोलॉजी में किसी के अच्छे मार्क्स देख के आपने क्रिमिनोलॉजी रख ली, लेकिन ना तो आपको की कंसेप्ट्स का पता था और ना ही ये पता था कि जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो क्या ये थ्योरी मुझे पता है कि प्रैक्टिकली किस तरह इम्प्लीमेंट होती है। अगर आपको ये पता है कि प्रैक्टिकली किस तरह इम्प्लीमेंट होती है और आप उसे लिख भी लेते हैं तो कभी भी नहीं हो सकता कि आपके अच्छे मार्क्स ना आए। जिनके आते हैं उनके आते हैं ना, लेकिन आपको डील करना नहीं आता, आंसर को डील करना नहीं आता। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जब लोग रखते हैं तो वो ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में आपने आइन की जो है ना वो सारी आर्टिकल्स आइन के लिखने होते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि वो आपसे आपका एनालिसिस पूछ रहे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस पे। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका एनालिसिस क्या है? ठीक है, एनालिसिस तब आता है जब आपने बेस अच्छी बिल्ड की होती है। बेस बिल्ड करने के लिए सिर्फ किताबें पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी और भी तरीके हैं, लेकिन जस्ट ट्राई टू सेव योर टाइम। थोड़ा टाइम और ज़्यादा नॉलेज, और उस नॉलेज को फिर लिखना। मैं आपसे बार बार ये तो कह रही हूँ कि नॉलेज पर टाइम इतना ज़ाया ना करें, मैं आपको ये भी कह रही हूँ कि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करें प्लीज़। जितना टाइम आपका लिखने में ज़ाया होता है लिखने में ज़ाया कर लें। क्लियर? ठीक है, हाँ जी। ऐसे दो तरह के है जो मुझे पता है, एक आर्गुमेंटिव और एक जो है थ्योरी बेस्ड। इनमें से कौन सा ऐसे है जिसमें ज़्यादा मार्क्स मतलब के? देखिए, ऐसे की तो बहुत ज़्यादा काइंड्स होती हैं, एक्सपोजिटरी है, आर्गुमेंटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, लिटरेरी है। लेकिन जो चीज़ मुझे लगता है कि ऐसे में, यानी मुझे मेरा ओपिनियन है, मुझसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे लगता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे ज़्यादा बेहतर होता है लिखने के लिए। क्योंकि उसमें आप जब बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, जैसे डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स, तो इसमें आप कहें कि येस वी नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स, तो आप जो येस वाली लाइन पकड़ लेते हैं उसके बाद आप आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, सर इस वजह से इस वजह से इस वजह से वी नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स, या आप कहते हैं सर वी डू नॉट नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स, फिर आप एक्सप्लेन करते हैं सर ये जो वजूहात हैं 1 2 3 इनकी वजह से हमें लिटरेचर की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एक लाइन होती है ना आर्ग्यूमेंटेशन की, ये वो स्पेसिफिकली देखते हैं, क्योंकि उससे आपकी आर्ग्यूमेंटेशन और आपका ओपिनियन बहुत क्लियरली शो होता है, और यही चीज़ आपको डिस्टिंग्विश करती है ये किताबों के रटों से और बाकी उन लोगों से जिनकी रोट लर्निंग होती है, क्रिएटिविटी नहीं होती। तो आर्ग्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई साबित शुदा एक्सपेरिमेंटल चीज़ नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि बैंक ऑफ नॉलेज के लिए आपके पास जितनी सोर्स ऑफ नॉलेज सोर्स है, तो इसी तरह ऐसे राइटिंग के लिए ग्रामर कंपोजिशन में उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए आपके पास काफी बुक्स है, मतलब हम पढ़ते हैं, जिसमें रेनन मार्टिन या रेमन मर्फी है, इस तरह दूसरे। प्रॉब्लम ये है कि रेनन मार्टिन आप पढ़ते तो हैं, लेकिन उसके बाद जब अप्लाई करने की बारी आती है, अभी मैं यहाँ पर ऐड लिखूंगी, आप हैरान हो जाएंगे कि ऐड कभी प्रपोजिशन बन जाता है, कभी वो कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। तो ये महारत तो आपने बाद में सीखनी है रेनन मार्टिन पढ़ने की। रेनन मार्टिन ने आपको बता दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, काइंड्स बता दी सारी, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन के टाइम अगर आपको पता चल गया ऐट यहाँ आएगा तो ऐसे हो जाएगा। हाँ, वही पूछ रहा हूँ कि पिछले 6 माह से जो है ना मैं डिफरेंट बुक्स को इस्तेमाल उसके एक्सरसाइज कर चुका हूँ, लेकिन मेरे से जो इसका मटेरियल, जो इसका नॉलेज है, कंसोलिडेट शक्ल में नहीं आ रहा कि यार इसको कैसे मैं सिलेक्टिव करूँ। एक हम अगर JWP पढ़ते हैं, उसकी एक मोड ऑफ राइटिंग जो है वो डिफरेंट है, न्यूज़पेपर का डिफरेंट है। तो जब हम एक से ज्यादा मटेरियल्स को हम इकट्ठा करते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर हम खुद भी जो है कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। देखो, मैं ये तो नहीं कहती कि जर्नलिस्टिक राइटिंग है, एकेडमिक राइटिंग है डेफिनेटली, लेकिन इसी काम के लिए टीचर की जरूरत पड़ती है जब आपने इवैल्यूएट करवाना होता है। इसी चीज़ के लिए टीचर की जरूरत पड़ती है कि अगर आपको लगे कि मैं अब नाकाम हो गया हूँ, बस ग्रामर मैंने बहुत पढ़ ली, अब मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं पता कि ये मैं ठीक लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। अगर आप सेल्फ इवैल्यूएट नहीं कर सकते, फिर आपको टीचर की जरूरत पड़ती है। आप इवैल्यूएशन करवा के देखो कि क्या मैं ठीक लिख रहा हूँ या मैं ठीक नहीं लिख रहा। ठीक है, अगर आपको लगता है मैं सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत अच्छी कर लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा लिख लेता हूँ, दैट्स गुड, आप घर में बैठ के तैयारी करो। अगर लगता है नहीं मुझे ज़रूरत है, तो फिर आप किसी टीचर को अपना रिटर्न पीस जो है हैंड ओवर करो। टीचर आपको 1 मिनट में, एक्सपर्ट टीचर, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, आपको 1 मिनट में बता देगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हो। आपने अगर पढ़ लिया वेल एंड गुड, अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का टाइम है, क्योंकि अब आपने वो वाली गेम खेलनी है जिसमें आपके रिटर्न एक्सप्रेशन चेक होने हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपकी कोई और क्वेरीज होंगी तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट सेमिनार में देखेंगे। ठीक है, टेक केयर। नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, दैट इज नॉट माय कंसर्न। सेशन है जो इसमें
हाँ ये इसमें सेशन में कंपल्सरी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे या ऑप्शनल या ओवरऑल सर? ये आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मैं यहाँ पे आपकी गाइडेंस के लिए हूँ। आई आंसर योर क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स, ठीक है? हाँ देखते हैं बात आज तो पढ़ के देखते हैं। हाँ वो कह रहे हैं बैठे अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, आप ठीक हैं? सब खैरियत से हैं? अच्छा बच्चों ये बताएं कि आपको मैडम आई थी, उन्होंने बताया होगा कुछ ना कुछ। मैं जो बात पूछना चाहूँगा वो ये है कि आपने CSS क्यों ज्वाइन किया है? व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट्स द मोटिवेशन बिहाइंड? ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट होकर बताना है ना हमने। मैं भी बताऊंगा मेरी क्या थी बाद में, लेकिन तो ऑनेस्ट मोटिवेशन। हाँ बेटा बताएं। सर मेरा ये है, मैं टेक्सटाइल सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ एज अ आईटी डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आपको प्रमोशन के लिए मोस्टली एक फिक्रे में इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी। मैं एक जॉब प्रमोशन के लिए स्विच नहीं मारना चाहता। ओके दैट्स फाइन। आप बताएं जी बेटा। पावर एस में, यस वेरी गुड। आप बताएं। सर मैं तो अभी मतलब कि जस्ट ये जानना चाहता हूँ कि CSS होता क्या? ओके दैट्स फाइन। और कोई बच्चा जिसका कोई दिल में हो खासा, आप बताएं। मिनिस्ट्रियल कोटे में क्या मिलेगी? मिनिस्ट्रियल कोटे में अब ये तो पता नहीं है, मुश्किल है। हाँ जी बताइए। पावर एंड टू सर्व द पीपल। अच्छा तो CSS से मुराद हम जो ले रहे हैं बेसिकली इट इज़ पावर। आपका कोई और ख्याल हो इसके अलावा, आप क्यों आना चाहते हैं? देखिए CSS के बारे में सुनने से पहले मेरे बारे में जानते हो अब तो मैं बता दूं आपको। मेरा नाम शहजाद असलम सिद्दीकी है। मैंने 93 में ज्वाइन किया था और एज ASP, और उस वक्त से लेके अब तक मैं मुख्तलिफ जगहों पे काम कर चुका हूँ। मेरी लास्ट पोस्टिंग जो थी वो एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन थी उधर KP में। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि हम बेसिकली कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, CSS का स्कोप क्या है, ये हमें क्या बेनिफिट्स देता है, क्या नहीं देता। तो पहली बात जो मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूँगा वो बच्चों ये है कि CSS जो है ना बेसिकली ये एक क्लास जंप है। क्लास जंप समझते हैं? यानी आपकी मौजूदा ज़िंदगी को ऑलमोस्ट चेंज करने वाली चीज़ है। अगर आज आप कहीं पर भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल एज ए डॉक्टर, एज एन इंजीनियर, एज ए फार्मासिस्ट, एज ए टीचर, व्हाटएवर, आप जिस तरह से भी जाते हैं, तो CSP एक अलहदा क्लास है ये भी सर्वेंट्स, ऑल आर सर्वेंट्स, वी ऑल आर मतलब पब्लिक सर्वेंट्स, बट दिस क्लास इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि वो बाकी लोगों के लिए कोई ऐसा काम करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, स्ट्रेटेजी डिवाइस करेंगे, प्लान एग्जीक्यूट करेंगे जिसके साथ लोगों को भला होगा, मुल्क में खुशहाली आएगी। अच्छा, जो दूसरा इशू है जिसके ऊपर लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं और मुझे बताते भी हैं, और वो ये है, वो कहते हैं जी हमें पावर चाहिए।
अच्छा, पावर में अगर आप देखें तो जो इस वक्त पावर, फाइनेंशियल पावर है, अगर हम देखें कि किसके पास है, तो जवाब है कि फाइनेंशियल पावर तो सबकी बराबर है, सबको बराबर की तनख्वाह मिलती है। तो फिजिकल पावर सिर्फ पुलिस में रह जाती है फिर, बिकॉज दे हैव द पावर। या कस्टम्स डिपार्टमेंट में, एक्साइज में, वहां पे आपके पास पावर आती है, और रेलवेज में भी होती है थोड़ी सी पावर, मतलब जहां पे आप एक्सिक्यूट कर सकते हैं लोगों पे, पब्लिक पे पावर आप एक्सिक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, हम सब पास में पावर नहीं आती, किसमें जो पास ग्रुप है सीएसएस का। देखिए, पावर को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं, मैं ये बात कर रहा हूं। देखिए ना, अगर आप कहेंगे जी मेरे पास पावर होनी चाहिए, तो पावर से आप क्या मुराद लेते हैं कि 4 बंदे हों, जाके जो मैं कहूँ वो कर दें। उसके बाद पीएएस के पास भी पावर होती है, लेकिन रिलेटिवली लेस होती है, क्योंकि वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे होते जो लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिक हो। देखिए ना, एक जुलूस आ रहा है, पत्थर लाठियां उठाए, उससे निपटना, और एक जगह पे जाके ये ऑर्डर देना कि हाँ ये इमारत गिरा दें, ये सही नहीं बनी हुई है, तो इनमें फर्क है। तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं पीएएस को, इसलिए कि वो कहते हैं कि इसमें सॉफ्ट पावर है। पावर समझते हैं, सॉफ्ट पावर है क्या, आपके पास पावर है कि आप एक अच्छा मतलब जिस तरह से कह लें कि बेनिफिशियल हो सकते हैं आप लोगों के लिए, आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आप टैक्सेस लगा सकते हैं। इवन जब पॉलिटिकल एजेंट्स थे वहाँ पे, ये जो इलाका गैर हम कहते हैं, तो वहाँ पे कानून बना सकते थे। तो दिस इज द पावर, एंड दिस पावर वाज गिवन टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स इट। दूसरी जो पावर है वो है फिजिकल पावर या हार्ड पावर। हार्ड पावर की बात हम कर रहे थे बेसिकली पहले, वो पुलिस के पास है, कस्टम्स के पास किसी हद तक है, उसी तरह से फिर मैंने कहा रेलवेज के पास है, फॉरेन ऑफिस में भी होती है पावर, लेकिन वो एक और तरह की पावर है। तो पावर हमारे पास किसी न किसी रंग में सीएसएस में आ जाती है। आपको कौन सी चाहिए? फिजिकल। ये इशू है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बेटा। बात यह है कि अगर आपने कोशिश करनी है और अगर आपने एग्जाम देना है, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि हम पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं, पब्लिक के ऊपर हाकिम बनने नहीं जा रहे। ये पहली बात। दूसरी बात, शरीफ आदमी को पावर चाहिए होती है अपने आप को बचाने के लिए, और बुरे आदमी को पावर चाहिए होती है दूसरों के ऊपर धाक बिठाने के लिए कि जी मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूं और मैं बहुत खूनखार हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमने क्या करना है, हमने इतनी पावर हमें जरूर चाहिए, और सीएसपी सबको यह हासिल होती है कि उनको एक अलहदा क्लास ट्रीट किया जाता है, और उनके लिए बहुत सी चीजें, बहुत से डिपार्टमेंट्स बिल्कुल ओपन हार्ट से बैठे होते हैं कि यार ये हमारा कोलीग है, हमने इसका काम करना है, ये है वो फलान ढमकान है। लोग सिफारिश भी मानते हैं, लेकिन अच्छे कामों में। अच्छा, ये तो हो गया आपका बेसिकली सीएसएस में आने का जो प्लान है। दूसरी बात यह है कि इस प्लान को हासिल करने में जो मैंने आपको क्लास का बताया था, क्लास डिफरेंस, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं आपसे कहूं कि आप एक पार्टी में जा रहे हैं जहां पे सारे मिलियनियर्स होंगे या बिलियनियर्स होंगे, तो पहले आप सोचेंगे अच्छा मैं कपड़े कौन से पहनूं, अच्छा फिर मैं अब गाड़ी कौन सी लेके जाऊं, मोटरसाइकिल पे जाता हुआ तो अच्छा नहीं लगता। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, क्योंकि आज से 50 साल पहले हमारे आईजी साहब भी साइकिल पे आते थे, उससे कुछ देर पहले चीफ सेक्रेटरी साहब भी साइकिल पे आते थे, बिकॉज इट वाज द ऑफिशियल सवारी बेसिकली। अच्छा, आजकल ये है कि आजकल जितनी बड़ी गाड़ी है उतना बड़ा अफसर है, ऐसे ही है ना? तो आज का इंडस्ट्रियलिस्ट जो गाड़ी, मतलब पोर्शे या इस तरह की बहुत सी गाड़ियां जो वो अफोर्ड करता है, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, एज एन ऑफिसर भी नहीं कर सकते, पब्लिक सर्वेंट के तौर पे नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है, स्टिल यू आर इन द सेम क्लब, स्टिल यू कैन हैव अ मेंबरशिप ऑफ एनी क्लब इन द कंट्री, स्टिल यू कैन हैव एन एक्सेस टू एवरी लेवल ऑफ सोसाइटी। वो आदमी जिसने 5-10 अरब की मिल लगाई हुई है, जब वो आपके पास काम के लिए आता है तो उसको बिहेव करना पड़ता है, और उसको, क्योंकि हम बेसिकली रूल्स के मुहाफिज हैं, हम उसके ऊपर टेरर नहीं है, लेकिन रूल्स के मुहाफिज हैं, तो वो हमारे साथ जिस तरह डील कर रहा होता है, सर अस्सलाम वालेकुम, सर वो आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। ये चीज हमें ना और किसी सर्विस में मिलती नहीं है, मगर यहां मिलती है मोस्टली, और ये वो बात है जिसकी वजह से लोग सीएस। अच्छा, तीसरी बात ये होती है कि जी फ्यूचर सिक्योर करना है, हम फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे। तो आप ये बताइए कि इन सारे कामों के लिए आप कर क्या रहे हैं बेसिकली, मतलब आपने क्या तैयारी की है जिसकी वजह से आप ये समझते हैं कि आप सीएसएस के अंदर इंशाल्लाह बेहतरीन मार्क्स लेके वो लाइन इख्तियार करेंगे या वो फील्ड ज्वाइन करेंगे जो फील्ड आपको चाहिए। तो कितने लोग हैं जिनको पीएएस चाहिए, जो सोचते हैं हम पीएएस में जाएंगे? एक बच्चा। अच्छा, पुलिस में कितने सोचते हैं जाने के लिए? 2 बच्चे हो गए। पीएएस के
3 पुलिस के, और फॉरेन सर्विस में एक बच्चा, हाँ इधर ही ये वाला बच्चा टीचर की आंखें ना 3 होती हैं बेटा, एक पीछे होती है 2 आगे होती है। अच्छा तो अच्छा इसी तरह से और बच्चों आपने कहाँ जाना है? कस्टम्स में, एक्साइज में। अच्छा और आपने कहाँ जाना है बेटा? क्या करना? अच्छा वेरी गुड, दैट्स नाइस। तो हम जो बात कर रहे थे बेसिकली वो ये है कि हमें इसके लिए एफर्ट क्या करनी है। अच्छा इसके लिए एफर्ट कितनी ज़रूरी है, क्या करनी चाहिए, मैं आपको यूं गाइड करूंगा कि सीएसएस एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन है। मसलन मैं आपको मिसाल बताता हूं, आप में से कोई ताश खेलता है? खेलते हैं? अगर आप ताश खेलते हैं या अगर आप में से कोई बंदा चेस खेलता हो, चेस खेलते हैं? चेस भी खेलते हैं। अच्छा चेस को इंडियन स्टाइल की बजाय अगर कोई कहते कि जी मैं इंडियन स्टाइल नहीं खेलता हूं, मैं इंग्लिश स्टाइल खेलता हूं, तो जो इंडियन खेलने वाला है वो छोड़ देगा, वो कहेगा मैं नहीं खेलता। वजह क्योंकि इंग्लिश स्टाइल में जो पान है वो 2 घर चलता है, दो खाने चलता है। अच्छा इसी तरह से आप जब ताश खेलते हैं तो अगर आप रंग खेल रहे हैं, एक उसमें एक कहते हैं कलर, उसको हम कहते हैं रंग खेल रहे हैं, इसको खेलने में और रंग दबा के खेलने में ये टोटल उलट है। एकदम अगर आप स्विच करें तो आपको समझ नहीं आती आप कर क्या रहे हैं। द सेम हैपन्स विद सीएसएस। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप स्केटिंग करते करते अचानक ही जो है ना वो जंपिंग रोल शुरू कर दें, और आप मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप एक काम करते हुए दूसरे काम में नहीं आ सकते। सीएसएस का भी यही हाल है, बेसिकली है स्टडी, लेकिन ये स्टडी बाकी स्टडीज से काफ़ी डिफरेंट है। ये तो एक बात, और दूसरी बात ये कि इसमें वेरिएबल्स बहुत से हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो चेंज हो जाएं तो आपके फ़ायदे में जाती है, और अगर वो चेंज ना हो तो आपके फ़ायदे में नहीं जाती। तो पहली चीज़ कौन सी ऐसी? बेटा सबसे पहली चीज़ ये है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अपनी नज़र में क्या है। जब आप सुबह सुबह उठ के अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? तो ये याद रखिए कि अगर आप सीएसएस करना चाहते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपने आप से मुतमईन हो, आपके कपड़े साफ सुथरे हों, धुले हुए हों, आपके बाल ठीक हों, आपका चेहरा ठीक हो, आप जो अल्लाह ताला ने आपको दिए हुए हैं, मतलब वसाइल दिए हुए हैं, उसमें आप बेहतर तरीके से लोगों से बातचीत करें, और आप यानी अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को आप पॉलिश करें। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, पढ़ना कितना ज़रूरी है, कितनी देर तक, साल पढ़ें, 2 साल पढ़ें, 3 साल पढ़ें। तो बच्चों ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं कि लोगों ने 5-5 साल पढ़ने के बाद एग्जाम दिए, तीनों को तीनों फेल। और ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं कि एक बच्चे ने बीए किया, एग्जाम दिया, क्वालिफाइड टू पीएस, पहले ग्रुप में आ गया। मेरी एक स्टूडेंट, बहुत सी स्टूडेंट्स ऐसी हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे लड़के जो बीए करके आए थे और वो दे गॉट इनटू टॉप पोजीशंस। और बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं, इवन टीचर्स ऐसे हैं जो हमें पढ़ाते थे और खुद फेल हो गए, हम पढ़ रहे। मतलब ये बात जो है ना, इसमें कोई मेरी क्वालिटी नहीं है। होता ही यह है कि हम में से कुछ लोगों की जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है या जो थिंकिंग पैटर्न है वो मैच कर जाता है उस एग्ज़ाम के साथ जो एग्ज़ाम लेने वालों का ज़हन है और उन्होंने जो एग्ज़ाम बनाया हुआ है। तो इसके लिए ना हम ये कर सकते हैं कि हम इसके लिए ये नहीं बता सकते आपको कि ये बिल्कुल सीधा रास्ता है, आप पढ़े नहीं। हम आपको बता सकते हैं कि यार ये इतना बड़ा रास्ता है, इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ेंगी, लेकिन अल्लाह ताला मेहनत का रिवॉर्ड देता ज़रूर है। अगर आप सीएसएस कर रहे हैं, साथ में आपने पीएमएस के पेपर दे दिए, पीएमएस हो गया, सीएसएस रह गया, फिर आपने नेक्स्ट टाइम सीएसएस के दे दिए, इस तरह चीज़ें चलती रहती हैं। 1 पेपर है और चीज़ें हैं, मौके मिलते रहते हैं ज़िंदगी में। तो मुझे एक जैपनीज़ प्रिंसिपल बड़ा पसंद है। वो कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो एक हफ्ते में, एक दिन में कोई एक चीज़ चेंज करके देख लें। मतलब आप कहते हैं यार ये मेरा डस्टर यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, मैं इसको आइंदा से यहाँ पे इस तरह लटकाऊंगा। तो अगर आप कल से इसको यहाँ लटकाना शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी में एक चीज़ बेहतर हो जाएगी। इसी तरह सीएसएस होगा बेटा। सबसे पहली चीज़ जो आपको बेहतर बनानी है वो है कि आपके अंदर ये पोटेंशियल हो कि आप टिक के बैठ के पढ़ सकें। अच्छा, हम यहाँ पे आपको ना बहुत सी वर्कशॉप्स करवाएंगे शुरू में ही, ताकि आपको जो सीएसएस आपने करना है पूरे 1 साल के अंदर या जो तकरीबन 10 माह का टाइम होगा,
उसके अंदर आपने जो CSS करना है उसके लिए आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पता हो। नंबर 1, हम आपकी इंग्लिश को ठीक करवाएंगे इंशाल्लाह। नंबर 2, हम आपको मेथड बताएंगे कि आपने पढ़ना कैसे है, रीडिंग मेथडोलॉजी क्या होती है, कैसे पढ़ते हैं। और बड़े अफसोस की बात है, हमें 5वीं क्लास के बाद कभी नहीं पढ़ाया गया कि पढ़ते कैसे। फिर मैं आपको ये याद कराऊंगा कि बेटा आपने नोट्स कैसे बनाने हैं। दुनिया में किसी आदमी के भी नोट्स उसके हैं, हमारे नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके नोट्स हों आपके, तो फिर आपको खुद बनाने पड़ेंगे। तीसरी बात यह कि चौथी बात कि अगर नोट्स हमने इतने बड़े बनाने हैं इतनी सी किताब के, बिकॉज हमने 6 बंदों के नोट्स इकट्ठे किए हुए हैं, ना वो रिवाइज होंगे ना वो पढ़े जाएंगे, बिल्कुल बेकार बात है। मैं कहता हूं कि अगर 1000 सफ़े की किताब है तो 200 सफ़े के नोट्स होने चाहिए। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे। तो नोट टेकिंग आपको हम बिल्कुल शुरू में सिखाएंगे कि नोट्स किस तरह बनाए जाएं CSS में, तो मैक्सिमम फायदा होता है। अच्छा, फिर एक और बात जो है 5वीं और 6ठी बात ये है कि ये बताइए कि आपने लिखना कब सीखा था, छोड़ा था, कि लर्न करना कि कैसे अच्छा लिखते हैं, कब छोड़ दिया था? 5वीं में, 6ठी में, 7वीं में? नॉर्मली पहली क्लास के बाद हमें किसी ने नहीं कहा कि ऐसे लिखते हैं, और हमेशा इस बात पे डांट पड़ी है स्कूलों में, कॉलेजों में। मैं उर्दू मीडियम स्कूलों में पढ़ा हूँ। स्टार्ट मैंने सेंट मैरी से किया था, लेकिन बाद में मैं थ्रू आउट मैं उर्दू में पढ़ा। लेकिन मैंने ये देखा है कि हमें बिल्कुल नहीं बताया जाता कि अच्छी लिखाई क्या होती है। मैं एक क्लास में था तो वहाँ पे मैं जब भी लिखता था तो मुझे 3-3 दफ़ा वेरी गुड और 1 स्टार मिलता था, क्योंकि वो कॉन्वेंट स्कूल सिस्टम इसी किस्म का होता है। मैं मेंटगोमरी स्कूल था। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि मैं जब दूसरी क्लास में गया तो मिस को मैंने लिख के दिखाया, उसने कॉपी मेरी फाड़ी और कहा ये लो पकड़ो, इतनी खराब हैंड राइटिंग। अब अल्लाह जाने भाई मैंने गलती क्या की। तो उनका ख्याल ये था कि अगर आपने पेंसिल को फुल दबा के नहीं लिखा तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं। खैर हमने उस जैसी कर ली भाई, जैसे वो टीचर चाहती थी। हम छोटा बच्चा भी दूसरी क्लास का क्या कर सकता है, यही कर सकता है। लेकिन आपके लिए अलमिया ये है कि आपने 4वीं 5वीं के बाद ना पढ़ना सीखा है, बिकॉज आप वो जो ऊंचा पढ़ के सुनाते थे कभी, वो भी 10वीं में ख़त्म हो गया। तो उसके बाद अब ना बोल के पढ़ सकते हैं, ना पढ़ने का तरीका आता है, ना याद करने का तरीका आता है। अच्छा, याद करने का तरीका कभी किसने सिखाया? सबसे ज़्यादा मार किस बात पे पड़ती है स्कूलों में कि याद करके क्यों नहीं आया? यही बात है ना। और याद करने का तरीका कोई नहीं सिखाता। तो हम आपको मेमोरी टेक्निक सिखाएंगे, जिसके लिए आपके लिए जो आपकी पढ़ाई है वो आसान हो जाएगी। देखिए, कोई भी चीज़ फ्री में तो नहीं है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो जब आप मेहनत करेंगे तो आपको कितनी आसान, कितनी कम मेहनत करनी पड़े, कि जिसको हम हार्ड वर्क ना कहें, स्मार्ट वर्क कहें। यानी अगर एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे हार्ड वर्क करता है तो उसके बाद उसको आराम चाहिए, वो नहीं पढ़ सकेगा अगले दिन, क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया है, उसको रेस्ट चाहिए। तो हम कहते हैं स्मार्ट वर्क ये है कि आपको 6 से 8 घंटे काम करना पड़े, आप पढ़े, और उसके बाद आप फारिग हों। और जब आप हफ्ते के बाद या जिस दिन भी आप वापस आएं और आप सोएं, तो आपको ये पता हो कि आज से पहले मैंने जो कुछ पढ़ा था वो मुझे याद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पेपर से पहले 10 दिन पहले अगर कोई आपसे पूछे कि तुम्हें पेपर आता है, तुम कल पेपर दे सकते हो, तो आप कहें हाँ कोई भी ले लो। ये बात नॉर्मल स्टूडेंट्स में नहीं होती, एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स में होती है। तो बेटा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो एक्सेप्शनल हो। हर चीज़ जिसके ऊपर मेहनत की जाए वो एक्सेप्शनल हो जाती है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कहो ना कि इंग्लिश में ये क्या लिखा है पढ़ो, उसको कुछ पता नहीं चलता क्या लिखा है। ऐसे वो इंग्लिश की वो जो कमेंट्री सुन रहा होता है ना, एक एक बात मैं बता रहा होता है, ये क्रिकेट में कमेंट्री हो रही है और इंग्लिश में वो ये कह रहा है, बिकॉज वहाँ उसका इंटरेस्ट है। इसी तरह जो बच्चे ऐसे याद नहीं कर सकते वो ड्राइंग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग ड्राइंग नहीं कर सकते वो मैथ में अच्छे होते हैं। तो हमारे सबके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों की जिसमें हमारा इंटरेस्ट था, उन चीज़ों की जिन पे हमने फोकस किया, और उन चीज़ों की जिसमें हमें सही मेहनत की और हमें करवाई गई। तो हम ये तमाम कोशिशें करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आती है कि इम्तिहान का फियर रहता है बहुत ज़्यादा। तो कभी भी हमें ये नहीं कहा गया कि बच्चों खुश हो जाओ एग्ज़ाम आ रहे हैं, हमें डराया जाता है। सो देयर इज अ फियर एग्ज़ाम लिया जाएगा। हम आपसे इतने एग्जाम लेंगे इंशाल्लाह, टेस्ट, और बार बार कि आप कहेंगे अच्छा यार चलो दे ही देते हैं। मतलब वो फियर का एलिमेंट खत्म हो जाएगा। वरना ये होता है अक्सर बच्चों के हाथों में से पसीने निकल रहे होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई बात हो। फिर हम ये चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो बच्चों।
अभी आपने बीए तो सब नहीं किया हुआ है, या बीएससी की हुई है, या कोई और डिग्री ली हुई है इक्विवेलेंट। तो इंग्लिश आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट 12 सब्जेक्ट्स में। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस्लामियात का पर्चा उर्दू में दे सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं कहूँगा इंग्लिश में दें, फ़ायदा ज़्यादा होता है, उसमें नंबर ज़्यादा आते हैं। अच्छा, तो अब जो बात हम इम्पॉर्टेंट कर रहे हैं वो ये है कि अगर ये सारी चीज़ें हम सीख लें तो फिर हम देखते हैं कि हमने पेपर स्टार्ट कैसे करना है, पेपर के अंदर पढ़ना कैसे है पेपर को, हमने किस तरह से क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, हमें कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, उसका जवाब किस स्टाइल में लिखना है, हेडिंग देनी है नहीं देनी है, उसके कितने पोर्शंस करने हैं, हमने किस चीज़ का क्या आंसर देना है, हमने कौन सी बात नहीं लिखनी पेपर में, हमने कौन सी लिखनी है, ये तमाम चीज़ें भी हम आपको बताते जाएंगे साथ साथ। लेकिन शुरू में हम आपको पेपर देने की बजाय पढ़ने के तरीके बताएंगे, वो तमाम तरीके। अच्छा भाई, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, पेपर लिखते वक्त बहुत काम आएगी, हम आपको वो भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। और कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ये सारे काम जो हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये आपको 15-20 दिन में समझ आ जाते हैं। तो पहले जो तकरीबन 15 दिन है वो इस बात पे लगेंगे कि हम किस तरह से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी मज़ीद क्वालिटीज़ पैदा हो सकती हैं, और उसके बाद आप पढ़ना शुरू कर देंगे। और जब तकरीबन 6 माह गुजर जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं आपको एग्ज़ाम्स की टेक्निक्स बताऊंगा सारी। नॉर्मली मैं ही पढ़ाता हूँ, कभी कभी कोई और पढ़ा देता है, लेकिन नॉर्मली मैं पढ़ाता हूँ खुद। तो फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह से बेहतर पढ़ के हम आगे जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं आपके सामने बच्चों। CSS के बारे में एक और जो चीज़ है वो बहुत अजीब है कि जी मैं जी विलेज बैकग्राउंड का हूँ तो क्या मैं CSS कर लूँगा, मैं जी उर्दू पढ़ता रहा हूँ तो मेरे मार्क्स तो अच्छे आते थे पर मैं जी CSS कर लूँगा, मुझे जी बात नहीं करनी आती उर्दू में, जी मैं पंजाबी में सोचता हूँ मैं CSS कर लूँगा। तो बच्चों बात यह है, हमारे जितने बुज़ुर्ग थे उन सब को या पंजाबी आती थी या पश्तो आती थी या सिंधी आती थी या बलोची आती थी। उसके बावजूद उन्होंने, जैसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, अरबी फ़ारसी पढ़ी थी ना यहाँ पे तो, लेकिन अल हिलाल और कॉमरेड अखबार निकाल दिया उन्होंने। और अंग्रेज़ कहा करते थे कि इस लेवल का अखबार नहीं है। क्यों बेटा? इसलिए कि उन्होंने कोशिश की। तो कोशिश कब से शुरू करनी है? आज से, बिस्मिल्लाह करके अपनी चीज़ें पूरी कर लें, काफ़ी पेंसिलें पूरी। आपने जब पढ़ना शुरू करना है तो ये सोच के पढ़ना है कि मेरे जैसे दूसरे लोग पढ़ लेते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ। अल्लाह ना करे कोई हैंडीकैप्ड है ना, फॉर एग्जाम्पल, मसलन मैं कान से सुन नहीं सकता, या मैं देख नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता। तो मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो ब्लाइंड हैं और उन्होंने बहुत से एग्जाम्स दिए हैं, अभी भी दिए हैं, CSS के पास भी हुए, सेलेक्ट भी हुए। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो सुन नहीं सकते, डेफ एंड डम है, द बेस्ट परफॉर्मर्स। तो मेरा बेटा बात यह है कि अल्लाह ने हमें सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ दी हैं, तमाम की तमाम क्वालिटीज़ दी हैं। इन क्वालिटीज़ के होते हुए भी अगर हम CSS नहीं कर सकते तो फिर ये हमारी कैपेबिलिटी का मसला नहीं है, फिर ये मसला हमारे एग्ज़ाम को समझने का और उसको देने का मसला है। तो हम अपने आप पे तो भरोसा करके चलेंगे इंशाल्लाह कि अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। नंबर 2, हम पहले आपकी बेसिक्स बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी बुनियाद जो है उसको ठीक करें। मैं समझता हूँ कि आपकी इंग्लिश नॉर्मली ठीक होगी, कहीं थोड़ा बहुत कोई आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बहरहाल उसके लिए हमारी टीचर्स मौजूद हैं, दे विल बी टीचिंग यू। तीसरी बात यह है बच्चों कि हम आपको बताएंगे वो टेक्निक्स के जिनसे पढ़ना आपके लिए आसान काम हो जाए, बजाय इसके कोई कहता था मैं जी 18 घंटे पढ़ाऊँ, तो भाई 3 घंटे बाद तो दिमाग शल हो जाता, तुम्हें बाकी क्या पढ़ा है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर जी मैं जी टीवी के सामने बैठ के पढ़ता हूँ, मैं रेडियो के सामने बैठ के पढ़ता हूँ, इस तरह की बहुत सी चीज़ें। तो हम आपको इसमें बेसिकली गाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ें दुरुस्त हैं, कौन सी चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं, कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। उसके बाद बच्चों जब आप CSS का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसके लिए भी हमको बहुत सी टिप्स बताएंगे, क्या टिप्स हैं क्या नहीं है। अभी आपने जिस बात पे सबसे ज़्यादा करना है फोकस, वो पहली बात यह है कि पर सब्जेक्ट आपने एक किताब उठानी है, बस ये याद रख ले, 2 किताबें नहीं उठानी। जिसने 2 किताबें उठाई वो आज ही मारा गया, अनलेस कि दोनों में आधा आधा कोर्स हो, फिर तो उठाई जा सकती है, वरना नहीं। ठीक है ना? एक बुक उठाएं, उसको पढ़ें, फिर जो उसमें कोर्स में से बाकी चीज़ें रह जाएं आपके ख्याल में, वो किसी और किताब से मिले, उतने कागज़ फोटोस्टेट करा के पहली किताब में लगा लें, दैट्स इट। ये सबसे अच्छा तरीका। मल्टीपल जो आपके चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके पास जो गाइड्स अवेलेबल हैं, जिनके ऊपर आपको श्योरिटी है कि ये सबसे अच्छी गाइड्स हैं पाकिस्तान में, तो आप उसको पहले ही हल कर लें सबको।
उसको याद करना 10 गुना आसान है बजाय इसके कि आप हर दफ़ा MCQ देखें, फिर उसका जवाब देखें, फिर सोचें मैंने ठीक किया था कि गलत किया था। तो इस तरह की बहुत सी टेक्निक्स और टिप्स हम आपको बताते जाएंगे। फिर आपने इंग्लिश लिखनी है बच्चों, डेली कोशिश करें 1, 2, 3 पैराग्राफ ज़रूर लिखें, कभी अपने बारे में छोटे छोटे मजमून लिखते रहें बैठ के। लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप एफर्ट शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने कितनी मज़ीद एफर्ट करनी है। अच्छा, फिर टीचर्स आपके पास, जब आप टीचर्स से बात करेंगे तो वो आपको मज़ीद गाइड कर देंगे, तो ये तमाम चीज़ें पहले से बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। और बच्चों, किसी किस्म का कोई यहाँ पे बायस नहीं है, यानी ये नहीं है कि CSS में वो लोग जा सकते हैं जिनके पास पैसे हैं, वो लोग जा सकते हैं जो इंग्लिश स्पोकन है। हमारा एक दोस्त था, एक वाक़या सुनाता हूँ, तो उसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी, तो उसने कहा कि जी मैं जा रहा हूँ। नॉलेज उसके पास बेहतरीन था, इंग्लिश उसको आती थी, बेहतरीन लिखता था, लेकिन बोल नहीं सकता था, उसको कोई झिझक थी, नहीं बोल सकता था। खैर वो गया अंदर, 45 मिनट लग गए उसको अंदर ना इंटरव्यू में। नॉर्मली 25 मिनट लगते हैं, 30 मिनट लगते हैं। जब वो 45 मिनट के बाद बाहर आया ना, तो सारे दोस्त खड़े हुए, यार तेरे नाल पता नहीं की हुई, ये हमारे आ गया बेचारा, चल यार कोई नहीं, खैर हो। जब सब बात कर चुके ना, उसने कहा तुहाड़ा भरा इस बारी इंशाल्लाह कुछ करके ही आया। उसने कहा हुआ क्या? उसने कहा जी हुआ ये कि मैं अंदर गया, तो मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। तो कहता था, मैंने उनका कहा सर इफ़ यू मे अलाउ मी, मे आई स्पीक इन माई नेशनल लैंग्वेज, मे आई गिव यू द इंटरव्यू इन माई नेशनल लैंग्वेज। उन्होंने कहा यस ओके। कहता उसके बाद तेरे भरा ने उर्दू ही बोली सारा इंटरव्यू उर्दू में हुआ। ही गॉट PS। वाई? बिकॉज कॉन्फिडेंस की बात है ये आपकी। अगर आज कॉन्फिडेंस है तो कल आप इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और अगर आज कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इसको कल भी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। एक मिनट बच्चों, एक कॉल लेनी जरूरी नहीं, जरूरत नहीं। अच्छा, तो आप इसको कर पाएंगे। तो आज से सोचना शुरू कर दें कि जिन्होंने पहले CSS किया था, अगर आपकी उनकी तस्वीरें मिल जाए ना जब उन्होंने CSS किया था, तो उनको देख के आप हैरान परेशान हो जाएंगे, अच्छा हाँ ये वो वाला आदमी है। अब क्योंकि मेरी उम्र में आके, यानी आप जब 50 से ऊपर होते हैं, 55 से ऊपर होते हैं, तो यू लुक ग्रेसफुल। इंसान की इस तरह का स्टाइल है ना, इंसान अपने जिस्म से, अपने बातचीत से, अपने एक्शन से थोड़ा सा ग्रेसफुल हो जाता है उम्र के साथ साथ। तो वो ग्रेसफुलनेस आपको कभी नज़र नहीं आएगी जब आप पहली क्लास देखेंगे किसी भी चीज़ की, खा वो मिलिट्री कॉलेज की हो, खा वो पुलिस कॉलेज की हो, खा वो CSS की हो। आप देखेंगे वो सारे के सारे जो है ना, वो नए नए चूजे यूँ खड़े होते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है भाई, ऐसे ही लगता है। मगर ग्रेजुअली एक्सपीरियंस के साथ, जॉब के साथ इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ठहराव आता है, फिर वो लोग बहुत बेहतर बिहेव करते हैं। इंशाल्लाह आप भी उन जैसे हो जाएंगे। तो ये पहले कॉन्फिडेंस चाहिए। अभी आप बताइए कोई क्वेश्चन है जो आप करना चाहते हैं जिसका मैं जवाब दूं, तो मुझे बताते जाएं, मैं आपको बताता जाऊंगा। हाँ बेटा बताएं। सर मेरी जो बैकग्राउंड है बिल्कुल उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा। और दूसरा ये कि अभी मैंने सोचा है CSS के मुताबिक, मैंने तैयारी नहीं की, कुछ मुझे ज़्यादा पता नहीं है, और इंग्लिश भी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मैंने छोड़ी हुई 2 साल हो गए, मैं छोटी में जॉब कर रहा हूँ। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी जो शुरू से वो क्या होनी चाहिए? पहले मुझे अपनी इंग्लिश पर फोकस करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए? मेरे पास इसका जवाब ये है कि सबसे पहले आपको जॉब के बारे में सोचना चाहिए कि अगर आप जॉब ना करें तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है आप क्या CSS करने को फिर भी तैयार हैं जॉब छोड़ के? सर वो तो तैयार हूँ, मुझे मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, छुट्टी मिल सकती है। छुट्टी मिल सकती है, दैट्स गुड। तो फिर ये अच्छी बात है कि आप जॉब से 1 साल की छुट्टी ले लें, पहली बात तो ये। उसके बाद आप यूं समझें कि आपने BA के बाद कुछ नहीं पढ़ा और आज आप स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से, तो बेटा उसके लिए 1 साल काफ़ी है। सर अभी मेरी सर्विस पहले मेरी साल थी, मैंने छोड़ दी एग्जाम, फिर दूसरी स्टार्ट की मैंने। कोई बात नहीं। तो अभी वो मुझे 21 साल की छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश ग्रामर पे स्टार्टिंग में कितना टाइम लगाना चाहिए फिर मैं इस तरफ आऊँ? देखो बेटा बात यह है कि ये इस तरह से नहीं चलेगा काम कि आप पहले इंग्लिश ग्रामर पे टाइम लगाएंगे और फिर आप चीज़ें सीखेंगे। नो नो नो, आपको 10 आते हैं, 6ठी क्लास में पढ़े थे हमने, मुझे याद पड़ता है, आते हैं? जिसको 10 आते हैं ना सारे, जिसको 10 आते हैं 12 के 12, वो CSS के अंदर अपीयर हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप 12 10 याद कर लें, अगर आपको नहीं आते तो याद कर लें। मतलब वो होता है ना कि जैसे वो कहते हैं कि कल सुबह से बारिश हो रही होगी नहीं, मैं मिसाल बता रहा हूँ।
वो जब इस तरह के आते हैं ना, वुड हैव बीन डूइंग या वुड हैव बीन गोइंग, और इस तरह के जब सेंटेंसेस आते हैं या जब उनके एक्टिव पैसिव बनाने होते हैं तो प्रॉब्लम आती है। आप सिर्फ टेंस अगर आपको आते हैं, जो कि इंसान एक दिन में सीख लेता है, तो आपको CSS के अंदर प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप मजीद चीज़ें सीखेंगे ज़रूर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे, एक्टिव पैसिव सीखेंगे, बेहतर करेंगे, अपनी मजमून नवीसी या ऐसे राइटिंग को बेहतर करेंगे, अपनी प्रेसी को बेहतर करेंगे। लेकिन वो डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करेगी? आपकी छठी क्लास की वो ट्रांसलेशन की बुक या वो ग्रामर की बुक जो आपने छठी क्लास में पढ़ी थी, पिक मी अप पढ़ी थी तब भी, और अगर दरसी मॉडल पढ़ी थी तो वो भी। और दरसी मॉडल से अच्छी मैंने आज तक कोई ट्रांसलेशन की किताब नहीं देखी, ये मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैंने खुद भी पढ़ी है। वाई बिकॉज इंग्लिश में सोचना उर्दू में सोचने वाली बात नहीं है। कहता है द बुलेट्स आर वॉकिंग इन द बाजार, बाजार में गोलियां चल रही हैं। तो अगर आप इस तरह का तर्जुमा सोचें तो माई हेड इज ईटिंग सर्कल्स, मेरा सर चक्कर खा रहा है। तो इस तरह से तो काम नहीं चलने वाला ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा टेंसेस को, आपको इनको इसके अंदर सोचना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए। ना आप कोशिश करेंगे कि मैंने 1 घंटा इंग्लिश में सोचना है। जब आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके लिए ये बिल्कुल नहीं होगा कि मैं उत्थे गया सी, मैं वहाँ गया था, आई वेंट देयर। उसके बाद जो आप दे रहे हैं कि नहीं मैं वहाँ नहीं गया था, नहीं मैं उत्थे नहीं गया सी, नहीं मैं वहाँ नहीं गया था, नो आई डिडंट गो देयर। तो आपको 3 दफ़ा ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी ना वैसे नॉर्मली, क्योंकि हम सब पंजाबी स्पीकिंग है बेसिकली। तो हमारा ज़हन जब डायरेक्ट इंग्लिश में सोचेगा और डायरेक्ट इंग्लिश में जवाब देगा तो इसमें आपको 15-20 दिन लग जाएंगे, ज़्यादा नहीं लगते, महीना लग जाएगा मैक्सिमम, आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो टेंसेस अगर आपको आते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ये तमाम को कह रहा हूँ। ऐसे राइटिंग एक डिफरेंट चीज़ है, इसका टेंसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि टेंसेस तो आपकी बेसिक इंग्लिश का हिस्सा है। वो इसके बाद यानी ऐसे है कि टेंसेस का मतलब है कि आपको 12 ब्लॉक्स रखने आते हैं ईंटों के, और ऐसे का मतलब है कि उससे एक इमारत बनाई है आपने। तो वो और काम है, ये और काम है। तो टेंसेस सीख लें, बाकी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डन बात हो गई। फिर मुश्किल अल्फाज आ जाएंगे, फिर फिक्रे आ जाएंगे, फिर प्रपोजिशंस आ जाएंगी, एडजेक्टिव्स आ जाएंगे, पार्टिसिपल्स आ जाएंगे, सब्जेक्टिव क्लॉज आ जाएगी, बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी जो आप सीखेंगे। लेकिन आप उन तमाम चीज़ों की बुनियाद एक चीज़ पे है, वो क्या? 12 टेंसेस पे। और कोई क्वेश्चन बच्चों? जी मैं समझा नहीं, बताइए दोबारा बताइए। किसको बेहतर समझता हूं? जिस तरह से भी CSS में आ जाए आप। देखिए जो बच्चे आर्मी से CSS में आते हैं वो इसलिए आते हैं कि उनका आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड होता है। उनके जनरल्स के सामने जब केस जाता है तो वो कहते हैं हाँ ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ही मे गो इनटू सिविल सर्विस। वो चले जाते हैं, उनका कोटा है बाकायदा, वो उसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर आप आर्मी में नहीं है तो अब आप आर्मी में जाके यहाँ नहीं आ सकते, ये बहुत कम चांस है इसका। हो सकता है ऐसा हो जाए लेकिन बहुत कम चांस है ना, कि पहले आप जाएं आर्मी में, फिर आप बहुत हार्डवर्क करें, फिर आप वहाँ पे एक्सेल करें, फिर वो सोचें हाँ ये लड़का बहुत अच्छा, तो फिर आपको यहाँ भेजें। इससे बेहतर नहीं आप यहाँ पढ़ लें 2 साल। तो ये है इशू। और कोई बच्चों बात कोई इंपॉर्टेंट पूछने वाली हो? जी जी किसी क्वेश्चन का आंसर करते हुए ऐसे जिस तरह एक ऐसे डिफरेंट है, कुछ आंसर देना किसी चीज का डिफरेंट है, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आंसर दिया जाता है वो आर्गुमेंटिव ही सेंस में दिया जाएगा या उसको भी हम कैसे कंसीडर करके उसके थीम को लेके हम उसका आंसर देते हैं? देखिए बात यह है कि हमें एक बात सोच लेनी है अच्छी तरह कि हम फिलहाल किसी भी चीज़ को ऐसे राइटिंग से कंपेयर नहीं करेंगे। हमारा नॉर्मल स्टाइल जो जवाब देने का है हम उस तरह जवाब देंगे। एक आदमी कहता है मसलन हमसे पूछता है कि पाकिस्तान बनने की क्या वजूहत थी, पाकिस्तान कैसे बना, और पाकिस्तान को इब्तदाई मुश्किलात क्या थी, और आज पाकिस्तान को कौन से मसाइल दरपेश हैं, उनका हल क्या है। तो ये उसने हमसे 6 सवाल पूछे। तो ये 6 सवालों के 20 नंबर हैं। तो इन 20 नंबरों में अगर आपने हर सवाल का जवाब देना है तो आपके पास मैक्सिमम 3-3.25 मिनट बचेंगे। तो उन 3.25 मिनट में जो लिख सकते हैं वो लिखना है। तो उसमें हम कहानियां नहीं सुना सकते, हम उसमें ऐसे की तरह बातें शुरू नहीं कर सकते, हम उसमें दाएं बाएं की एनेक्डोट स्टोरियां नहीं सुना सकते, हम टू द पॉइंट लिखते हैं। तो जितने भी मेन क्वेश्चंस हैं आपके, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप टू द पॉइंट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं इसमें क्या कहते हैं CPEC में पाकिस्तान की तरक्की के क्या चांसेस हैं।
अब आप शुरू हो जाएं, सर थान फलाने से फलाने में चाइना ने सोचा कि शायद आय रेशम बनाई जाएगी, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो जब तक आप एक्चुअल क्वेश्चन का जवाब शुरू करेंगे टाइम हो गया, टाइम खत्म हो जाएगा ना। तो इसलिए हम जब भी जवाब देंगे क्वेश्चंस के टू द पॉइंट देंगे, जो उसने पूछा है। अगर उसने नहीं पूछा हिस्ट्री क्या है सीपैक की, या तो वो क्वेश्चन पूछता है ना सीपैक की हिस्ट्री बताएं, फिर आप बताते हैं जी सीपैक की हिस्ट्री है, वरना कोई जरूरत नहीं। आप सिंपल लिखें कि सीपैक एक बहुत अच्छा मनसूबा है, $59 बिलियन से, ये इतने डॉलर से स्टार्ट हुआ था, अब इतने डॉलर हमने देने हैं, पेएबल हैं, चाइना ने हमें सॉफ्ट लोन दिया है, वो हमारे साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल है, ये कर रहा है, इसमें हमारे पास ये फ़ायदे हैं। मतलब हमारे पास ग्वादर में पोर्ट बनी है, हम इस जगह पे ये कर रहे हैं, फलां जगह पे ये कर रहे हैं, हम 2 या 3 रास्ते निकाल रहे हैं, एक ईस्टर्न है, एक वेस्टर्न है, एक जो आ रहा है मेन आ रहा है, और हम इन तमाम चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे और इस इंटरलिंकिंग की वजह से पाकिस्तान को बेतहाशा फ़ायदा होगा। यही लिखने वाली बात है ना मेरा बेटा। तो इसलिए हमने जब भी किसी क्वेश्चन का जवाब देना है तो हमने टू द पॉइंट देना है, जो उसने पूछा है वो देना है। और अगर आप समझें, कभी कभी बाज़ औक़ात वो लोग कहते हैं पाकिस्तान की मुश्किलात क्या है इस वक्त, कि कौन सी प्रॉब्लम है, तो अब रिकमेंडेशंस उसने मांगी नहीं है वैसे, लेकिन आप हर पैराग्राफ के आखिर में लिख सकते हैं कि जी ये जो मुश्किल पेश आ रही है, अगर इसके अंदर फलानी चीज़ होती तो शायद हम बेहतर परफॉर्म कर लेते या कर सकते हैं। तो इस तरह से तो किया जा सकता है थोड़ा सा, लेकिन जनरली अगर आप आगे लिखें, आधा क्वेश्चन करें पाकिस्तान की मुश्किलात का और आगे लिखें आधा में हल लिखें, तो मैं आपको बिल्कुल मना करूंगा। उसने हल पूछा नहीं आपसे, तो जो वो पूछता है उसका जवाब हमने सही तरीके से देना है, यही हमारा कमाल है। एनी अदर क्वेश्चन बच्चों? जी बच्चे, बच्चों ड्रेसिंग ना, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो एक बात याद रख लें, अगर आप अपने आप को फूलों से तशबीह दे लें, सारे के सारे, कोई गुलाब का फूल है, कोई गोभी का फूल है कोई गुले लाला है, कोई और है, कोई जैस्मीन का फूल है, ठीक है, तो आप में से हर एक बच्चा, गोभी का फूल तो मैंने अपने आप को कहा था, लेकिन आप में से हर एक बच्चा एक छोटी सी कोम्पल, कली, फूल, इस टाइप की चीज़ है। आपके सबके रंग जुदा जुदा है। तो आप बेटा अपनी अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, अपने अपने स्टाइल के हवाले से आप सब के सब बेहतरीन ड्रेस कर सकते हैं और सबका डिफरेंट हो सकता है। सो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस पहनना है, नहीं नहीं नहीं। अच्छा साफ, देखिए लड़की ड्रेस पहनती है तो वो पुरवकार होता है और साथ में बाहया होता है, मर्द पहनता है तो वो पुरवकार पे गौर करता है, औरत बाहया पे गौर करती है। यही बेसिकली ड्रेस में फ़र्क होता है। और कोई भी ड्रेस चलता है बच्चों, मतलब ड्रेसेस में कोई इशू नहीं है। बहुत सी लड़कियों ने जीन्स की वो सिंपल पैंट पहन के ऊपर कोट पहन के इंटरव्यू दिए हैं, वो सिलेक्ट हो गई, और बहुत से लड़कों ने कोशिश की कि हम धोती पहन के जाएं, उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। बिकॉज डिपेंड करता है आपके पास ड्रेस कोड क्या है, बस वो आप फॉलो कर लें और इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अबाया। देखो बेटा बात यह है कि आपने जब CSS करना है तो आप बुरके में या पर्दे में CSS नहीं कर सकती। मैं पूछ रहा हूँ, अबाया कर सकती हैं आप, लेकिन आप CSS नहीं कर सकती उसमें बुरका पहन के। अगर आपने उसको आंखें दिखानी है तो उसने कहना बेटा शिनाख्ती कार्ड पे तस्वीर क्यों बनवाई थी, तो जवाब है उसमें भी तो बनाई थी। एक बात तो ये होगी। दूसरा इशू, हज में जो पर्दा जायज़ है, मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा पर्दा है, और वो ये है कि हाथ, पाँव और चेहरा ये खुला रहे, बाकी औरत बापर दो बातें हो गई। तीसरी बात, अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ पहन जाएं जो कि उनकी तरफ से ऑथोराइज ना हो, अबाया का जिक्र है नहीं है वैसे, मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको मना करूंगा। मैं कहूँगा वो सिंपल शलवार कमीज़ की बात करते हैं, वो सिंपल बात करते हैं ऑफिस ड्रेस की जिसमें पैंट और वो ऊपर शर्ट हो सकती है लंबी, और वो बात करते हैं कोट की। ये तमाम चीज़ें आप पहन सकते हैं। और लड़के हमेशा हम उनको समझाते हैं कि बेटा पैंट कोट टाई पहननी है तो सूट पहनना है, और इसी तरह से आपने अगर शलवार कमीज़ पहननी है तो उसके ऊपर वेस्ट कोट पहननी है, और प्रॉपर आपने जूते पहनने जो बंद चलते हैं उसके साथ। मैं बंद शूज़ की बात कर रहा हूँ, खेड़ी की बात नहीं कर रहा, खुले मुंह वाली। मैं बात कर रहा हूँ बंद शूज़ की। आप क्लोज शूज़ पहनेंगे और आप दोनों अच्छे हैं। बच्चियाँ सर पे दुपट्टा लेती हैं, ले लें, नहीं लेती मत लें, वो उधर से इस पे कोई नहीं है, लेकिन उनके ड्रेस ऐसा हो कि देख के लोग कहें हाँ यार ये बच्ची जो है माशाल्लाह शी नोज हाउ टू ड्रेस। और ये तो सिंपल सी चीज़ें आप आपस में एक दूसरे से सीख लेते हैं, बच्चियाँ सीख लेती हैं। नहीं तो मेरे घर में आ जाए मेरी बेटी अच्छा ड्रेस, आपको वो कोई चीज़ चाहिए हो तो गाइडेंस दे देगी, वो आपसे बड़ी है, नहीं आप जितनी होगी। अच्छा
तो बात यह है कहने की कि बच्चों हमारे ड्रेसेस जो है ना वो हमारे जिस्म के मुताबिक ही बनेंगे ना। अच्छा अब मैं फ़र्ज़ करें मेरा रंग बहुत काला है तो मुझे कौन सा कलर नहीं पहनना चाहिए, हर इंसान सोचता है। अच्छा हबशियों ने क्या किया, हबशियों ने लाल पीले नीले गुलाबी सारे रंग पहने, तो उससे क्या हुआ, उससे फ़र्क क्या पड़ा कि अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि मेरा रंग फेयर है, मेरा रंग फेयर नहीं है, मेरा रंग काला है, क्योंकि अंग्रेज़ों के नज़दीक हम सब काले हैं। तो बच्चों जो लिबास आपको सूट करता हो, ज़रूरी नहीं है आपने क्योंकि आपका रंग काला है तो आपने ग्रे पहनना है, क्योंकि आपका रंग सफ़ेद है तो आपने कोई खिलता हुआ कलर पहनना है, नहीं नहीं, ग्रेसफुल कलर पहने। हर रंग के साथ हर चीज़ के साथ सूट होते हैं। आपके जिस्म पे लिबास फिट हो, अच्छा हो, आप देखने में सुलझे हुए बंदे लगे, क्योंकि वो बहुत से लोग जो है पहली दफ़ा कोट पहन के जाते हैं ना और पहली दफ़ा टाई पहनते हैं, तो वो सारे लेक्चर में फिर यूं करते रहते हैं और इंटरव्यू में भी वो टाई लाते रहते हैं, तो उसका तो फ़ायदा नहीं है ना। तो जो भी ड्रेस आपने पहनना है अपने एग्जाम में अभी से उसके बदल सोचें, उसको बनवाएं और उसको पहन के प्रैक्टिस करें। उस जैसा एक ड्रेस आप कम से कम 100 दफ़ा पहने ताकि आपको उसको पहन के अजनबियत महसूस ना हो। मतलब वो बंदे जो धोती शलवार धोती कुर्ता पहनते हैं उसको अगर आप जीन्स उसमें जैकेट में डाल दें वो तो फंस जाता है ना, वो बाहर नहीं निकल सकता उसमें से। तो उसको इस ट्रांजिशन में आने के लिए टाइम लगेगा, आपको भी लगेगा। आपको बातचीत में, लोगों से सवाल करने में, लोगों से मिलने में एक ट्रांजिशन आएगी आपके अंदर। आप अभी जिस तरह बैठे हुए हैं ना, आप सब के सब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएंगे। और ये इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो वीडियो बनेगी ना आपकी, अभी जो तस्वीरें बनेगी, आज से 2 महीने बाद आप देख लीजिएगा, आप कहेंगे अच्छा यार मैंने ये पहना हुआ था, नहीं यार ये तो ठीक नहीं था, मैं इसको बेहतर कर सकता था। नहीं ठीक था मतलब मैं बेहतर कर सकता था। तो आप याद रख लें कि लड़के तमाम के तमाम आज से पैंट कोट टाई पहनना शुरू कर दें या शलवार कमीज के ऊपर जैकेट पहनना शुरू कर दें। आजकल तो सर्दियाँ आप पहन ही सकते हैं। उसका फ़ायदा ये रहेगा अक्सर पहना करें, हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर पहना करें ताकि आपको उस लिबास की आदत हो। तो ये बात है। और कोई बात? सर हम वोकैबुलरी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी? बच्चे ये किताब है वो हम आपको तोहफ़तन देंगे यहीं से, उसका नाम है वर्ड पावर मेड ईजी, नॉर्मन ल्यूइस की किताब है। इससे अच्छी किताब मैंने नहीं पढ़ी, उससे आपको तकरीबन 30 दिनों में 3000 से ज़्यादा अल्फाज याद हो जाते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वो बताता है कि वर्ड्स याद करते कैसे हैं, वर्ड्स होते क्या हैं, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, स्फिक्सेस क्या होते हैं, रूट्स क्या होती हैं, लेटिन रूट्स कौन सी हैं, ग्रीक रूट्स कौन सी हैं। और इंतहाई मज़े की किताब है, यानी इंटरेस्टिंग किताब है। ये नहीं है कि मतलब पढ़ के क्या यार है कि मुसीबत चिपा गया, ऐसा नहीं है। तो वो बहुत अच्छी किताब है, तो उसमें आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ा सकती हैं। और अच्छी बात यह है कि जितने सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे ना बेटा, उनकी सारी टर्मिनोलॉजी आपकी वोकैबुलरी है। अगर आप जियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वो वोकैबुलरी है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो वोकैबुलरी है, अगर आप सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं तो वो वोकैबुलरी है, हर चीज़ आपकी। हाँ आप बताएं। सर अगर मैंने सीएसएस करना है तो अभी से जॉब छोड़ दूं या 3 या 4 मंथ जब लास्ट वाले रह जाएंगे तब छोड़ दूं? बच्चे बात यह है कि मैं एक बात समझता हूँ, जहाँ तक मैं इसको ज़रूरी भी समझता हूँ, वो ये है कि आप ने अपना टाइम फ्रेम खुद डिसाइड करना है अपने मुताबिक। आप इंजीनियर हैं बेसिकली, तो एक इंजीनियर होने के नाते आप ग्रेड 17 में तो पहले ही बैठे हैं। आपका एक लेवल है बातचीत का, मिलने जुलने का, कम्युनिकेशन का, लोगों से डील करने का, प्रेजेंटेशन देने का, आपका एक लेवल है ना। तो अब आप समझते हैं कि मैंने जो तैयारी करनी है उसमें से इतनी चीज़ें मुझे आती हैं तो मैं इसके साथ चल सकता हूँ, तो आप जॉब कर लें। वरना मैं नॉर्मली तमाम बच्चों से ये कहता हूँ कि जॉब से आज के दिन से छुट्टी ले लें। और अगर मजबूरी है, फिनेंशियल क्रंचेस है, कोई मसला है, क्योंकि हम सब के साथ होते हैं, तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आपको कम से कम 6 घंटे डेली पढ़ना है। 6 घंटे वो वाले जो मैं कहता हूँ, वो कैसे कहता हूँ वो मैं बाद में बताऊंगा, वो ज़्यादा टाइम बन जाता थोड़ा सा, लेकिन उसमें पढ़ते आप सिर्फ 6 घंटे ही हैं, लेकिन 6 घंटे ज़रूर पढ़ना है। जब आप 8 घंटे की जॉब करके आते हैं फिर आप मेरिट है क्या मेरिट है? अच्छा अल्लाह का शुक्र है, वरना फिर बच्चे भी उठाने पड़ते हैं ना रात को वो अल्लाह का सो जा वाली बात है। तो ये कि अगर आप मेरिट नहीं हैं तो फिर आपके पास थोड़ा टाइम निकल आता है। बाज़ औक़ात ऑफिस में भी ऐसा होता है कि आपके पास पूरा दिन मक्खियाँ मारने के अलावा काम नहीं होता, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते बिकॉज कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, ऑफिस का माहौल ऐसा होता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि जॉब ना की जाए, लेकिन अगर मजबूरी हो तो फिर आखिरी 6 माह कम से कम बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाए। एनी अदर क्वेश्चन बच्चों? सर ये जो 1 ईयर प्लान है आपका, हाँ बेटा। तो इसमें जो आपका सेकंड नेक्स्ट लेवल होगा वो तो सिलेबस कवर और फिर मॉक टेस्ट होगा, ये जो बेसिक लेवल है इसमें क्या स्केड्यूल फॉलो करते हैं आप?
इसमें बच्चों आपको हम सबसे पहले तो इंग्लिश सिखाते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, यानी वो सब्जेक्ट जो आप इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, हम उनके ऊपर फोकस करते हैं। एवरीडे साइंस भी शुरू कर लेते हैं। तो वो जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं ना, या पाकिस्तान स्टडीज़ जैसे है, तो उनको साथ मिला के हम एक अच्छा सा बना लेते हैं कि आपके ऊपर उतना प्रेशर पड़े और इवन हो, ये ना हो कि बाद में आप पे प्रेशर ही प्रेशर हो, शुरू में आप सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ते रहें, ऐसा नहीं है। तो हमारा जो पहले जो हमारी क्लासेस होंगी ना, वो फाउंडेशन क्लासेस, हम जो 2 माह की जो बात करते हैं, उसमें हम आपको हर चीज़ के मुतालिक बताएंगे, लेकिन मोस्टली वो कौन से होंगे सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी, और साथ ही साथ आपके लेक्चर्स रखवाएंगे ताकि आपने जो सब्जेक्ट ऑप्शनल रखे हुए हैं उनको भी, उनमें भी आपको फ़ायदा होता रहे। वो आपको इंशाल्लाह आपसे हम तय भी कर लेंगे, आपके सब्जेक्ट पूछ के, लिख के, उनका शेड्यूल बना के। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको सबसे पहले 2 माह के अंदर आपके कंपलसरी और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें, फिर उसके बाद हम ऑप्शनल पे रखवाएंगे इंशाल्लाह। और फिर आखिर में हमने आपसे टेस्ट लेना है, पहले 1 चैप्टर का, फिर 3 चैप्टर्स का या 4 चैप्टर्स का, फिर आधी किताब का, फिर पूरी किताब का। 4 टेस्ट हो गए, फिर पूरी किताब के 1-2 टेस्ट और होंगे, मतलब एक पूरे मजमून का 1 टेस्ट और होगा। तो उससे ये होगा कि जब आप मॉक एग्जाम्स और टेस्ट देने शुरू कर देंगे और फिर आपको वीकली टेस्ट मिलता है, ये चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें ये होता है कि वो खौफ कम होना शुरू हो जाता है, या जो फियर ऑफ एग्जामिनेशन है वो ख़त्म हो जाता है काफ़ी हद तक। तो इंशाल्लाह ऐसा होगा। डन बच्चों? जी। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनकी सिलेक्शन में आप लोग गाइड करेंगे या हम लोग की अपनी वो होती है? नहीं बच्चों, हम सबको गाइड करते हैं हर सब्जेक्ट में, इवन हम आपके कंपलसरी सब्जेक्ट में भी आपको गाइड करेंगे, हर किस्म की गाइडेंस देंगे, आपको बताएंगे कि नहीं, ताकि आप बेहतर सेलेक्ट कर सकें ना। फ़र्ज़ करें आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने क्या किया हुआ? मैंने बीएस कंप्यूटर साइंसेस में। अब देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल कहें कि जी मैंने कंप्यूटर साइंस रखनी है, तो मैं कहूँगा यस ज़रूर रखें। आप कहें मैंने इकोनॉमिक्स रखी है, तो मैं सोचूंगा कि हाँ मिलता जुलता सब्जेक्ट है, बिकॉज वो भी साइंस है, ये भी साइंस है, तो ये अच्छा कर लेगी। और अगर कोई क्या कैसे वो रखनी है, फॉर एग्जांपल सोशल स्टडीज़ रखनी है, तो मैं कहूँगा यार देख लो, तुम्हें अगर शौक है तो पढ़ लो, वरना एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी टोटली डिफरेंट डिसिप्लिन है, वो बायोलॉजी से मुतल्लिक है। तो इसलिए हम हर बच्चे को गाइड करेंगे जो जिस तरह से करता है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा अंदाज़ा है मेडिकल का, तो और मेरे बेटा इंजीनियर है जो यहाँ पढ़ा रहा है अभी, मोहम्मद, तो मुझे इसका इंजीनियरिंग का भी कुछ अंदाज़ा है। तो बस इस तरह से उम्र के साथ साथ आप चीज़ें सीखते रहते हैं, और इंशाल्लाह आपको सब लोग गाइड करेंगे, मैं भी करूँगा, बाकी लोग भी करेंगे। सर आप पेपर किस चीज़ के हैं? मैंने MBBS किया था यार, फिर मैंने गोल्ड मेडल लिया था उसमें DHMS में, होम्योपैथी लेकिन बंद हो गई है। पर सीएसएस करना आपने तो बिल्कुल नहीं होगा। नहीं बेटा, एक बात याद रखना, हमारे साथ वो डॉक्टर्स जिनके पास हम जाते थे, शायद भाई ये बताएं कि फलाना एक लफ्ज़ सुना है, ये क्या है, तो वो कहता था वो जा अलमारी चो तीजी किताब काट के लिया, ऐसे चीज़ से लिखी है, तो सफ़ा को खोल लिया, फलाना फलाना फलाना, और उसको हम कहते थे शाहिद भाई। और शाहिद भाई ने 3 दफ़ा एग्ज़ाम दिया, 3 दफ़ा फेल हुए, हम सब ने उनसे पढ़ा था। तो अब पता नहीं है, इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो हमारी समझ से बाहर है। मैं खुद भी नहीं कहता कि मैं हर फैक्टर को जानता हूँ, आई डोंट नॉट नो, बिकॉज प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, पेपर सेटर चेंज हो जाते हैं, वो आपसे कुछ और पूछता है, आप कुछ और लिखते हैं। वो कहता था वो हम वफा लिखते रहे वो हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरम कर दिया। तो डिपेंड ये करता है कि आप क्या लिख रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं एग्जामिनर को, कौन सी बात कैसे बता रहे हैं, आप उसके अंदर क्या स्टांस रखते हैं, ये सारी चीज़ें बेटा मैटर करती हैं। और आखिरी बात, अल्लाह ने आपके लिए मुकद्दर किया हुआ है, तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, लेकिन जिद्दोजहद के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो मैं आपको दूंगा। वो है ना वो पर्शियन मुहावरा, वो जो इंदा या बिंदा, जो कोशिश करता है उसको मिलता है। तो अगर आपको नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा एक दोस्त है, वो आजकल पढ़ा रहा है किसी एकेडमी में, तो जब 3rd अटैम्प्ट उसकी फेल हुई तो मेरे पास क्या कहता है, यार शहजाद गल दसा, मैं कहाँ दस अंत अज समझ आई CSS किस तरह करीदा है तो तभी समझ नहीं आती मेरा बेटा, हमने कर लिया है तो ये अल्लाह की रहमत है, उसकी मेहरबानी है, कोशिश तो हम सब ने की है, आप भी करेंगे इंशाल्लाह, जिसका हो जाएगा वो अल्लाह की मेहरबानी है, और अगर नहीं हो पाता तब भी अल्लाह की मेहरबानी है। हमारे बहुत से ऑफिसर ऐसे हैं कि आज सिलेक्ट हुए हैं, 3 दिन बाद लाश घर आ गई है, बिकॉज उस जॉब में गोली खा ली उसने, या उस जॉब में उसका एक्सीडेंट हो गया, या कुछ और हो गया। हम एक फ़्लाइट पर चढ़ने के लिए पूरी कुव्वत से भागते हैं घर से, पूरे साल के पैसे खर्चते हैं और सरमाया जमा करते हैं, माँ बाप की ज़मीनें बिकवाते हैं, और जब पहुँचते हैं एयरपोर्ट पर और वो फ़्लाइट मिस हो जाती है, हम कभी दिल करता है खुदकुशी कर लें, कभी दिल करता है अपने आप को मार लें, कभी दिल करता है रास्ते में टैक्सी वालों को मार दें, फ़्लाइट मिस हो जाती है।
और हम कहते हैं कि यार दुनिया आज अंधेरी होगी मेरे लिए, और उसके बाद जब वो फ्लाइट उड़ती है और उड़ने के बाद हवा में फट जाती है, तो वही बंदा सजदे कर रहा होता है शुक्र के कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी थी जो मेरी आज ज़िंदगी थी, तो मैं रुकता नहीं वरना। तो बच्चों बात यह है कि अल्लाह से मेहरबानी मांगे, अल्लाह से। देखें, कामयाबी की बात अगर आप उससे पूछेंगे ना तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा बेटा, असल कामयाबी आखिरत की है। पर नबी पाक ने दुआ क्या फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया, अल्लाह हमें ज़िंदगी में अच्छाई नसीब फरमा, बेहतरी फरमा, वफिल आखिरत हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार, यानी दुनिया और आखिरत की दोनों की भलाई नसीब फरमाए अल्लाह। तो मेरी आपके लिए दुआ है, CSS करना या ना करना बिल्कुल कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो आप सीखेंगे वो सारी ज़िंदगी आपकी पर्सनैलिटी का, आपके नॉलेज का हिस्सा बना रहेगा इंशाल्लाह। और मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि आप सब के सब क्लियर करें। हाँ, विश बेस्ट ऑफ लक। गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई है, कर सकता है डॉक्टर CSS। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मिलता जुलता था आपसे सबसे, लेकिन ये है कि नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बस उसमें डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा थे, जॉब्स कम थी, तो उन्होंने हमें फेल कर दिया उसके अंदर एग्जाम के अंदर। उन्होंने कहा जी आपका जनरल नॉलेज अच्छा नहीं है, हमने CSS कर लिया। जो कि वहाँ पे सिर्फ सिफारिश से होता था दाखिला, वो फिर हमें ही कहते थे। तो जैसे भी था जो फेवरेट स्टूडेंट होता है उसको पूछते हैं सही तो सेकंड कितने पहिए होते हैं, उसने कहा जी 2। तो जो फेवरेट नहीं होता उसको कहते हैं यार बताओ उसमें तारीख कितनी होती है। तो हमने सारों वाले क्वेश्चन पूछे गए।